अस्सलामुअलैकुम। आईएमएसडीएफ टीम की तरफ से टास्क 3 प्रपोजल प्रेजेंटेशन सेशंस सेशन नंबर 2 में खुश आमदीद। आज के इंफॉर्मेशन सेशन का टॉपिक है रिवाइवल एंड रिक्लेमिंग ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट, जो कि प्रेजेंट करेंगे अजान खालिद। जी अजान, ओवर टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अजान खालिद है और मैं कम्युनिटी नंबर 2 का कम्युनिटी हेड हूँ। आप लोग को सबको पता है कि हमारा जो टास्क करंट सेशन चल रहे हैं वो टास्क 3 4 कंपार्टमेंट से रिलेटेड है। 4 कंपार्टमेंट सूरह जुम्मा की आयत नंबर 2, यतलु अलैहिम आयाति व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। ये 4 कंपार्टमेंट्स मनसब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, जिनका हमें टास्क मिला था और उसके ऊपर हमने स्टेप बाय स्टेप वर्किंग की थी। पहले टास्क में हमने इसको अंडरस्टैंड किया था कि 4 कंपार्टमेंट्स हैं क्या। दूसरे टास्क में हमने इसको सोसाइटी से और आज के दौर से रिलेट करने की कोशिश की थी। टास्क नंबर 3 पे हमने इन्हीं कंपार्टमेंट्स पे कैपिटल से लिंक करते हुए प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाया था। तो जो आज का प्रोजेक्ट प्रपोजल है उसका टॉपिक आप लोगों के सामने है, रिवाइवल एंड रिक्लेमिंग ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। जो कि आज के दौर में हम इस पोजीशन में बहुत पीछे हैं, हम लीड नहीं कर रहे। तो इसीलिए दो टर्म्स यहाँ पे रखी गई हैं, यूज की गई हैं, रिवाइवल एंड रिक्लेमिंग। कि हमने रिवाइव भी करना है और रिक्लेम भी करनी है अपनी वो पोजीशन जो हम इस पोजीशन पे ऑलरेडी स्टैंड कर रहे थे और लीड कर रहे थे। अब इसके अंदर बहुत सी फील्ड्स आ जाती हैं, लेकिन एक मेजर टॉपिक जिसको नज़रअंदाज किया जाता है और हम लोग उसके ऊपर कुरान से इंस्पायर्ड नहीं हो रहे, हम उसके ऊपर कुरान से गाइडेंस नहीं ले रहे, डायरेक्शन नहीं ले रहे। वो टॉपिक है ह्यूमन ओरिजिन इनिशिएटिव प्रोजेक्ट इंस्पायर्ड बाय कुरान। इसको आगे जाके देखते हैं कि ह्यूमन ओरिजिन इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है क्या, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले इसका टेबल ऑफ कंटेंट देख लेते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग रहे कि हमने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। पहला वन, कनेक्शन विद 4 कैपिटल्स, हम उसका देखेंगे। फिर इस प्रोजेक्ट प्रपोजल का विजन पर्पस क्या है वो देखेंगे। फिर प्रोजेक्ट गोल, टारगेट ऑडियंस, मेथोडोलॉजी ऑफ प्रॉफिट्स, प्रोजेक्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। रिसोर्सेज और उसके लिए पार्टनरशिप्स क्या चाहिए उसको देखेंगे। और साथ स्किल्स एंड क्रेडेंशियल को देखते देखते केस स्टडी जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए, उससे बहुत एक ब्रॉड विजन मिलेगा। और उसके साथ साथ चैलेंज आइडेंटिफाई करेंगे कि इस प्रोजेक्ट को जब प्रोजेक्ट प्रपोजल की शेप दी जा रही थी और उसके बाद अंडरस्टैंड किया जाए और देखा जाए तो उसमें मेजर स्टार्टिंग के अंदर क्या चैलेंज आ सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई क्या करना है। सबसे पहले जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि ये टास्क जो 4 कंपार्टमेंट्स जुम्मा की आयत नंबर 2 के अंदर है, यतलु अलैहिम आयती, उसका कनेक्शन इस टास्क के साथ इसका 4 कंपार्टमेंट कैसे किया गया है। यतलु अलैहिम आयती व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, इन 3 मेजर कंपार्टमेंट के साथ इसका लिंक बनता है। और 3 ही कंपार्ट कैपिटल्स का लिंक बनता है, जो आईक्यू कैपिटल है, पॉलिटिकल कैपिटल और फाइनेंशियल कैपिटल। अब ये लिंक कैसे करते हैं, इनका कनेक्शन कैसे बनता है। यतुल अलैहिम आयती का हम सब ने अंडरस्टैंड किया था कि यतुल अलैहिम आयती क्या होती है। आयत अल्लाह ताला की निशानियां हैं जो कुरान में अल्लाह ताला जगह जगह बता रहे हैं। सिर्फ आयत जो कुरान की आयत है उसको आयत नहीं कहा जाता, अल्लाह की जो निशानियां हैं उसको भी अल्लाह ताला ने आयतुल कुबरा के से करके बताया है, और जो आयत कौनिया है उससे भी बताया है। तो जो इंसान की अल्लाह ताला ने तख्लीक की है वो एक बहुत बड़ी निशानी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में इसको जगह जगह बताया है। इसलिए यतलुल आयती का बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर इस कंपार्टमेंट से कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। प्लस जब हम मुसलमान नॉन मुस्लिम को तबलीग करने जाते हैं, कुरान बताने जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उनको दीन की दावत दे रहे हैं। तो हम लोग वो निशानी के थ्रू उनको बता सकते हैं, थ्रू साइंस जो कुरान के ताबे है उसके थ्रू उनको बताएंगे कि ये अल्लाह की निशानी है, ये एक जो मालिक है इस पूरे कायनात का उसकी निशानी है। ताकि उनको दावत भी दी जा सके इस्लाम की तरफ, ताकि वो ईमान लेके आए, जो कि यतलुल आयत की इटसेल्फ शर्त है, ताकि दिलों में ईमान है। तो हमें मुसलमान भी करना जरूरी है, लोगों को जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जो रिसर्च कर रहे हैं डिफरेंट फील्ड्स पे उनके लिए भी जरूरी है। फिर वह युअल्लिमुल किताब, किताब के लिए भी बहुत जरूरी है कि इसमें हम गवर्नमेंट लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे आके कैसे इम्पैक्ट डाल सकते हैं, फाइनेंशियल लेवल पे आके कैसे इम्पैक्ट डाल सकते हैं। क्योंकि जब प्रोजेक्ट ग्लोबल लेवल पर होगा तो वो फाइनेंशियल लेवल कैपिटल को भी हिट कर रहा होगा, टारगेट कर रहा होगा, और पॉलिटिकल कैपिटल को भी टारगेट कर रहा होगा। ये थोड़ा सा आगे जाके हम लोग को अंडरस्टैंडिंग इसकी मिलेगी। और इसी से ही हमें हिकमा नजर आएगी कि कैसे हमने इन सब को बैलेंस करते हुए ग्लोबल लेवल पे लोगों तक पहुंचाना है, ये मैसेज लोगों तक पहुंचाना है कि कुरान से इंस्पायर हो, सब कुरान से इन्फ्लुएंस हो और कुरान पे रिसर्च करें। तो ये कनेक्शन था 4 कैपिटल से और कंपार्टमेंट से, ताकि हमें अपना प्रोजेक्ट समझ आ सके कि हमने इसको
अलाइन कैसे किया है और ये क्यों इंपॉर्टेंस रखता है। अब इसका हम लोग विजन और पर्पस देख लेते हैं। आप सबको पता है कि एक गोल्डन एज इस्लाम का गुजरा है, जिसमें मुसलमान साइंसदान स्टेप बाय स्टेप, जगह जगह, एरिया बाय एरिया निकल रहे थे, सामने आ रहे थे, साइंटिस्ट बन रहे थे और रिसर्च कर रहे थे अपनी डिफरेंट फील्ड्स के अंदर। ये एक फील्ड है जो कि आर्कियोलॉजिस्ट फील्ड बनती है। इसमें भी हम अगर इमाम कुर्तुबी को भी देखें, उनका भी एक स्टांस मिलता है, हमें स्टेटमेंट मिलती है, और भी तीन चार हमें बड़े स्कॉलर्स मिलते हैं, उनकी भी स्टेटमेंट मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुरान के अंदर, कुरान में अल्लाह ताला ने जगह जगह पुरानी कौमों का क्यों जिक्र किया है, उनके लिए क्या क्या अल्लाह ताला निशानियां उनकी बता रहे हैं, उनकी क्या ताकत बता रहे हैं, उनकी क्या जगह बता रहे हैं, क्या हिस्ट्री बता रहे हैं। वो हमारे लिए बहुत बड़ी निशानी है। ऐसे ये जो विजन है, पर्पस है इस प्रोजेक्ट का, उसको रिवाइव करना है, उस मिशन को, उस पोजीशन को रिवाइव करना, रिक्लेम करना, ताकि मुसलमान स्टडी करें, लीड करें एंशंट रिमेन्स फॉसिल्स के अंदर, अर्ली ह्यूमन सेटलमेंट्स के अंदर, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के अंदर, पैलेंट्रोलॉजी जो है या पैलेंथ्रोपोलॉजी आती है, जो कि गाइडेड बाय कुरान है इंसान की तख्लीक के ऊपर, उसके ऊपर हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। उसी से ये सारी फील्ड्स ओपन होती हैं हमारे पास। इसका रेफरेंस कुरान में एक बहुत अल्लाह ताला ने खूबसूरत अंदाज में बयान किया है, सूरत सजदा के अंदर, सूरत अंकबूत के अंदर। अब सूरत सजदा में आप लोग देखें तो वहां भी यही आयत है। सूरत अंकबूत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो आयत यहाँ पे लिखी है, कुल सीरो फिल अर्द फंजुरू वंजुरू कैफ बदल खल्क, कि आप जमीन में फिरें, जमीन में जाएं, अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तख्लीक का स्टार्ट किया है, बदाल खल्क कैसे किया है, वो जमीन में जाके आप लोग देखें। ये कितनी इंपॉर्टेंट एक आयत है हमारे लिए, एक बहुत इतनी बड़ी निशानी है कि इंसान की जो तख्लीक का आगाज हुआ है, स्टार्ट हुआ है, वो हम सबको पता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मिट्टी से इंसान की तख्लीक का स्टार्ट किया है, आगाज किया है, बदाल खल्क किया है। लेकिन यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला में कह रहे हैं, जमीन में ही तुम जाओ, खुल कुल सीरो फिल अर्द, जमीन में फिरो और देखो कि कैसे तुम्हारी तख्लीक का स्टार्ट हुआ है। ये एक बहुत बड़ी लीड हमें यहाँ से मिल जानी चाहिए थी कि हम जमीन के अंदर आर्कियोलॉजिस्ट, पैलेंटोलॉजिस्ट के जो डिपार्टमेंट्स है उसके अंदर वर्किंग करें, फॉसिल्स के अंदर वर्किंग करें, ताकि हमें समझ आए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तख्लीक कैसे है, और ये जो पूरी पास्ट हिस्ट्री इंसान की अल्लाह ताला ने जमीन में रखी है, उसकी निशानियां जमीन में रखी हैं, उसके थ्रू हम लोगों तक क्या मैसेज पहुंचा पहुंचा सकते हैं, नॉन मुस्लिम्स को कैसे मैसेज पहुंचा सकते हैं कि आप लोग आए, ये देखें कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की ही क्रिएशन है सिर्फ। ये कोई नेचुरल प्रोसेस इस तरह से नहीं हुआ कि कोई खुदा नहीं है, या फिर हम उसको अंदर नॉन मुस्लिम्स के लिए एक बहुत बड़ा इसमें मैसेज मिल जाता है। तो ये मिशन विजन है कि हमें एक ऐसे एक इंस्टीट्यूट बनाना है, और एक ऐसा मुसलमान का जो ये एक लेवल था, एक इरा था, उसको रिवाइव करना, उसको रिक्लेम करना है। उसके लिए एक जो मिशन है, वो इंसान की क्रिएशन है, उसके थ्रू ये किया जा सकता है। उसके लिए प्रोजेक्ट गोल को देखते हुए हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होगी कि हमने इसको स्टार्ट कैसे करना है, इसको देखना कैसे है, इस प्रोजेक्ट को। उसके लिए एक इंस्टीट्यूट बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल बहुत इंस्टीट्यूट इसके लिए वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन ग्लोबल लेवल के पर आकर इस तरह से वर्किंग नहीं कर रहे, और ह्यूमन क्रिएशन के ऊपर वर्किंग नहीं कर रहे, वो फॉसिल्स के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। बहुत जगह, बहुत कंट्रीज के अंदर हो रहा है। अभी हम इसकी कुछ केस स्टडीज भी देखेंगे। इसका इंस्टीट्यूट का एक नाम रखा है कुरानिक ओरिजिन रिसर्च इनिशिएटिव इंस्टीट्यूट, ताकि अंडरस्टैंडिंग हो कि हमने एक इंस्टीट्यूट बनाना और इसके ऊपर वर्किंग किस तरह करनी है, ताकि ह्यूमन क्रिएशन जो एक लॉस्ट चैप्टर है हमारा, उसके ऊपर हमने तख्लीक का जो अल्लाह ताला ने हमें कुरान में बताया है, उसके ऊपर वर्किंग करें, साइंटिफिक टूल्स यूज करते हुए लोगों तक पैगाम पहुंचाएं उसका। मुस्लिम रिसर्च साइंटिस्ट इनिशिएटिव राइट सर पे लिखा हुआ है कि इसको इस्टेब्लिश करने के लिए, इस इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश करने के लिए हमें कुछ साइंटिस्ट चाहिए होंगे, जो कि ह्यूमन ओरिजिन के ऊपर वर्किंग भी कर रहे होंगे, फॉसिल्स के ऊपर वर्किंग भी कर रहे होंगे, जियोलॉजिकल लेयर्स जो हैं, जैसे हमने जमीन की जो इटसेल्फ स्टडी है कि जमीन की कितनी लेयर्स हैं, कैसे हैं, ये भी स्टडी इसी के अंदर आ जाती है। आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एंशियंट स्क्रिप्ट्स एंड सिविलाइजेशन, जितनी भी पुरानी कदीम कौमें गुजर चुकी हैं, कौमें समूद, कौमें आद, समीरियन टैबलेट्स हमें आज पता है, मेसोपोटामिया की जो टैबलेट्स हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर कितने लोग वर्किंग कर रहे हैं, कितने मुल्क उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, वो सब। और पैलेंट्रोलॉजी, इसके पीछे बहुत लोग पीछे हैं कि इंसान की तख्लीक कैसे हुई है, कहाँ से स्टार्ट हुई है, कैसे स्टार्ट हुई थी, उस सब के ऊपर वर्किंग आज मुस्लिम्स के थ्रू बहुत कम हो रही है। नॉन मुस्लिम बहुत ज्यादा इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। तो एक लॉस्ट चैप्टर है हमारा, जो कुरान हमें डायरेक्शन दे रहा है कि कुल सीलो फिल अर्थ, जमीन में जाके देखो, आप लोग फिरो कि जमीन में अल्लाह ताला ने निशानियां रखी, इंसान की तख्लीक का स्टार्ट कैसे हुआ था। इस इंस्टीट्यूट को, इसका मकसद भी यही है, प्रोजेक्ट गोल भी ये है कि एम्पावर किया जा सके मुस्लिम उम्मा को, ताकि रिसर्च की जा सके, फंडिंग आए, ताकि मुसलमान आपस में ग्लोबल लेवल पे कनेक्ट हो सकें, और कुरान से डायरेक्शन ले रहे हो, हर जगह जगह कुरान से डायरेक्शन ले रहे हो, कुरान से साइंटिस्ट बन रहे हो। तो ये प्रोजेक्ट गोल था इसका। अब इसके बाद हम लोग आगे चल के
इसका टारगेट ऑडियंस देखते हैं, क्योंकि जब भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो उसके लिए हमें टारगेट ऑडियंस का जानना बहुत जरूरी है, ताकि हमारे प्राइमरी टारगेट ऑडियंस सेट हो तो हम इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं ग्लोबल लेवल पे। क्योंकि ऑलरेडी कुछ ना कुछ फील्ड्स में नॉन मुस्लिम्स तो पैलेंटोलॉजी के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन आर्कियोलॉजी साइट्स के ऊपर काफी मुस्लिम्स वर्क कर रहे हैं। लेकिन हमने कंबाइन करना है इसको, तो इसके लिए मैं टारगेट ऑडियंस लेफ्ट साइड पे पहले जो लिखी है कि हमें यूनिवर्सिटीज के जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको टारगेट करना होगा, उनकी जरूरत होगी जो बायोलॉजी की बायोलॉजिकल फील्ड में है, जियोलॉजी फील्ड में है, एंथ्रोपोलॉजी में है, आर्कियोलॉजिस्ट फील्ड के अंदर हैं, या पैलेंटोलॉजी इसकी स्टडी भी कर रहे हैं। इस तरह की जितनी भी फील्ड्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें जिसमें भी ये लोग वर्किंग कर रहे हैं स्टूडेंट साइंस, उनको टारगेट करना, उनको इंस्पायर करना, उनको कुरान से बताना। साथ के साथ अब स्टूडेंट्स तो जो साइंस की यूनिवर्सिटीज के अंदर वर्किंग कर रहे हैं वो तो रिसर्च कर रहे होंगे या स्टडी कर रहे होंगे। इसके साथ साथ जो लोग इस फील्ड से स्टडी नहीं कर रहे, यानी डिग्री नहीं ले रहे या यूनिवर्सिटी से अटैच नहीं है, तो उनके लिए भी बहुत जरूरी है कि हमें ऐसे मुस्लिम यूथ मिले जो रिसर्च बहुत कर रही हैं। आजकल का रिसर्च का ट्रेंड बहुत टॉप पे है, रिसर्च जो कर रहा है उसकी ग्रिप बहुत अच्छी होती है, चीज़ों के ऊपर चीज़ों को कनेक्ट करना और एक्सप्लेन करना, लोगों तक पहुंचाना। तो मुस्लिम यूथ रिसर्चर्स बहुत जरूरी हैं इसके अंदर, जो इंटरेस्ट रखते हैं रिसर्च के अंदर, कुरानिक फील्ड्स के अंदर, साइंस की फील्ड्स के अंदर, उनको टारगेट करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जो साइंटिस्ट अर्ली कैरियर बना रहे हैं अपना या बन चुके हैं उनका, उनको भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लेकर आना जो इस्लामिक साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हो, या ऐसे साइंटिफिक साइंटिस्ट को लेकर आना ताकि वो उस प्लेटफॉर्म पे आए और इस्लामिक जो हमें साइंटिफिक रिसर्च मिलती है कुरान से उसके ऊपर वर्किंग करें। तो टारगेट ऑडियंस का स्टार्ट में आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, ताकि इसको प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट को लेके चलने में आसानी हो। अब इसके बाद आके एक मेजर चीज आ जाती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मेथोडोलॉजी क्या होनी चाहिए प्रोजेक्ट की। ये कुछ मेजर 4-5 स्टेप्स आपके सामने मेंशन है, ये सब आपस में इंटरलिंक हैं। ऐसा नहीं है कि स्टेप 1 पहले पूरा कंप्लीट हो तो ही स्टेप 2 पे मूव ऑन किया जा सकता है। ये भी प्रोजेक्ट प्रपोजल है, तो इसके ऊपर एक टाइमलाइन देना जरूरी है ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो कि स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है, लेकिन वो स्टेप आपस में इंटरलिंक जरूर होने चाहिए ताकि वर्किंग करने में आसानी हो। स्टेप 1 ऑब्वियसली बात है, फाउंडेशन फेज ही रखा जाता है, लेफ्ट साइड पे मेंशन है स्टेप 1 कि कुरान सेंटर हमारा होना चाहिए, कुरान से हमें रिसर्च करनी चाहिए। उसके लिए हमारे पास एक प्लेटफॉर्म होना जरूरी है जिसके अंदर हम लोग ग्लोबल लेवल पे आके स्टिल मुस्लिम रिसर्चर्स को कनेक्ट भी कर रहे हो और यूथ उनको भी ट्रेन कर रहे हो। अब ट्रेन कैसे किया जाएगा, इट इज ऑब्वियस कि हमें प्रोग्राम लॉन्च करने चाहिए, हमें कोर्सेज लॉन्च करने चाहिए स्टार्टिंग में, ताकि लोग इस साइड पे भी हैं। हम कुरान से स्टडी तो कर रहे हैं, उसके उसकी सूल तो पढ़ते हैं, तफसीर पढ़ रहे हैं, लेकिन कुरान के ऊपर रिसर्च कैसे की जाती है इसकी मिसाल हमें बहुत जगह पे मुस्लिम कंट्रीज में मिलती है। इजिप्ट में मिलती है, सऊदीया में मिलती है, कुवैत में मिलती है, ऐसे कंट्रीज के अंदर मिलती है। पाकिस्तान में कम है, लेकिन यहाँ भी जो ज्यादातर बाहर से पढ़ कर आ रहे हैं वो यहाँ पे आके यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रोफेसर पढ़ाते हैं, फिर वो रिसर्च करके पब्लिश करते हैं अपनी। तो उनको भी अलाइन करना जरूरी है, फिर जो पढ़ रहे हैं फिर उनकी तरह एक एक साल का या 24 मंथ का एक कोर्स लॉन्च, प्रोग्राम लॉन्च लाजमी होना चाहिए, ताकि वो कुरान सेंटर्ड हो। रिसर्च करनी उनको राय कुरान की साइंटिफिक, उनको जो आयात है उनको अम, देखना है, उनको अंडरस्टैंड करना है, फिर उनको लिंक करना है, फिर उसके ऊपर रिसर्च करनी है। और फिर जो ऑलरेडी इस फील्ड से लोग वर्किंग कर रहे हैं उनके साथ कनेक्ट करना जरूरी है, प्लेटफॉर्म बनाना जरूरी है। स्टेप 2 साथ ही जब स्टार्ट होगा तो हम लोग साइंटिफिक स्किल डेवलपमेंट की तरफ मूव ऑन करेंगे। हम लोग ट्रेनिंग लेके आएंगे उनके लिए, जैसे ही एक कोर्स दो दो तीन बैच कह लें जब कवर अप होते हैं, क्लियर होते हैं, तो उसके बाद हम लोग एक इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जो के नजर आती है, एक्टिविटी की तरफ जाते हैं। उसमें हमने ट्रेनिंग देनी है जो आर्कियोलॉजी साइट्स हैं। अ, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग सबसे पहले पार्टनरशिप्स करें। अब पार्टनरशिप्स करना, एमओयू साइन करना बहुत जरूरी है। जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं ग्लोबल ग्लोबल लेवल पे, पाकिस्तान में भी बाहर भी, उनके साथ पार्टनरशिप्स करना, एमओयू साइन करना बहुत जरूरी है, ताकि तभी उनको हम ट्रेनिंग उस फील्ड की दे सकते हैं, उस फील्ड की तरफ लेके जा सकते हैं, प्रैक्टिकल साइट्स के ऊपर लेके जा सकते हैं ताकि वर्किंग हो। और जितने भी ग्लोबल लेवल पे मुस्लिम इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ एमओयू साइन करना बहुत जरूरी है इस प्रोजेक्ट के लिए। तभी डिफरेंट जो इंस्टीट्यूट हैं जो ऑलरेडी कुछ ना कुछ साइंस, कुरानिक साइंस के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, तो उनको उनको भी साथ कनेक्ट किया जा सके, एक प्लेटफॉर्म बन जाए ताकि ग्लोबल लेवल पे बात चले। हमने अब एक कंट्री को नहीं, हमने ग्लोबल लेवल इस प्रोजेक्ट इस वजह से इसी तरह वर्किंग करते करते कुछ सालों में स्टेप 3 की तरफ मूव ऑन करना जरूरी है। वो ये है कि हमने जो मुसलमान ट्रेन हो रहे होंगे, जिन्होंने साइट्स पे विजिट करवाया होगा या ट्रेनिंग की होगी इस फील्ड्स के अंदर, आर्कियोलॉजिकल फील्ड्स या पैलेंटोलॉजी फील्ड्स के अंदर, उनको हमने म्यूजियम्स विजिट करवाने हैं। म्यूजियम्स के साथ हमने एमओयू साइन करना है उनको, फॉसिल साइट्स पे या फिर जो ये आर्कियोलॉजिस्ट साइट्स होती हैं उधर विजिट करवाना, उनको लेके वहाँ जाना। और वो
ऐसी खासतौर पे स्टडी हैं, साइट्स हैं, जिस तरह अभी रिसेंटली मैं एक स्टडी भी देख रहा था, कनाडा के अंदर भी म्यूजियम है वहाँ पे। तो हर साल वहाँ पे पैलेंटोलॉजी के रिगार्डिंग उनकी जो भी रिसर्च होती है, फाइंडिंग्स होती है, वो अपडेट होती रहती हैं। तो ऐसे म्यूजियम्स में लेके जाना, उनको विजिट करवाना, उनकी स्टडी दिखाना कि वो कैसे रिसर्च कर रहे हैं और कैसे उसके ऊपर तहकीक कर रहे हैं, फाइंडिंग्स कैसे लेकर आ रहे हैं, कैसे उसको प्रिजर्व कर रहे हैं, क्या सब चीज़ें कर रहे हैं, वो सब चीज़ें दिखाना उनको बहुत ज़रूरी है ग्लोबल लेवल पे जाके। ताकि जो ह्यूमन क्रिएशन है, स्टेप फॉर इंटीग्रेशन एंड कुरानिक अलाइनमेंट है, जो भी रिसर्च फाइंडिंग्स की जा रही होंगी या स्टडी की जा रही होगी, रिसर्च की जा रही होगी, उसको पब्लिश करना बहुत जरूरी है कि कुरान हमें कैसे डायरेक्शन दे रहा है, गाइडेंस दे रहा है, उसको दुनिया के सामने लाना बहुत जरूरी है। और जो हम लोग इवन इस स्टेज पे आ जाए कि हम लोग साइट्स पे जाके रिसर्च करना शुरू कर दें, तो उसके जो मॉडल्स हमें मिलेंगे वो म्यूजियम में प्रेजेंट करवाना, पब्लिश करवाना, शेयर करवाना, प्रिजर्व करवाना वो जरूरी है, ताकि जो फाइंडिंग रिसर्च की जा रही है, आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, रिसर्च पेपर लिखे जाएं, वो दुनिया तक पहुंचे। उसके लिए ये काम स्टेप 1 से साथ साथ स्टार्ट होना बहुत जरूरी है। स्टेप 5 जो है मेजर पार्ट, जो कि नेटवर्क का है, जो कि स्टेप बाय स्टेप थोड़ा बहुत चल रहा था, लेकिन इसको अब हम होस्ट करेंगे, ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस करेंगे। लैब्स के साथ भी हमारा एमओयू साइन होने चाहिए, फिर हम लोग लैब्स बनाने जाएंगे ताकि जो रिसर्च की जा रही है, स्केलेटन्स मिल रहे हैं हमें, फॉसिल्स मिल रहे हैं हमें, उनके ऊपर कार्बन डेटिंग करना और डीएनए टेस्ट करना, जो भी रिसर्च की जाती है इस फील्ड के अंदर, मेडिकल फील्ड के अंदर, वो भी की जाए और लैब्स भी बनाई जाए इसके लिए स्पेशल। और जो रिसर्च की है हमने अब तक, वो पब्लिश पब्लिश की जाए, इंस्टीट्यूट के थ्रू भी की जाए, म्यूजियम में की जाए, डिफरेंट इंस्टीट्यूट में की जाए, ताकि नॉन मुस्लिम्स तक भी पैगाम पहुंचे, नॉन मुस्लिम्स को भी अंडरस्टैंडिंग हो कि मुसलमान कैसे लीड करें, कैसे वर्किंग करें, कुरान कैसे में गाइड कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंसान की तख्लीक कैसे अल्लाह ताला ने बताई है कुरान में, और उसको उसके ऊपर अल्लाह ताला ने निशानियां कुरान में रखी हैं, और हम लोग उसको डिकोड कर रहे हैं उस साइंस को और निशानियों को, और उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। तो साइंस इटसेल्फ कुरान के ताबे है, तो हम फिर लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना हमारे लिए आसान हो जाएगा कि मुसलमान की दावत भी दे रहे हैं कि इस्लाम कबूल करें। सेकंड, यतलुल आयती के अंदर भी हम लोग ये भी कर रहे होंगे कि हम लोग लीड कर रहे होंगे इस पोजीशन को कि जो हमारी एक पोजीशन थी मुस्लिम साइंटिस्ट की, वो भी हम लोग रिवाइव कर रहे होंगे, रिक्लेम कर रहे होंगे। ये मेथोडोलॉजी बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रखी गई है ताकि अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी आसानी हो इस प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करने में, ताकि मूव ऑन करने में इतनी प्रॉब्लम ना हो, इस प्रोजेक्ट को इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट करने के लिए प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे है। इसके मैं कुछ रिसर्च देख भी रहा था, जो कि बहुत सारी कंट्रीज कर भी रही हैं, उनके मैं भी कुछ चंद के नाम आके आपको केस स्टडी के अंदर जाके बताता हूँ। तो यहाँ से जब हम लोग मैथोडोलॉजी को देख रहे थे कि 5 स्टेप्स में, अगर हम लोग टाइमलाइन को भी देखें, 8 से 10 15 साल का भी रखें, क्योंकि लॉन्ग टर्म चलना है तो लॉन्ग टर्म प्लान रखना होगा। हम मुसलमान हैं तो हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी, लॉन्ग टर्म प्लान लेके चलना होगा, ताकि ग्लोबल लेवल को भी टारगेट किया जा सके, ग्लोबल लेवल तक लोगों तक पैगाम भी पहुंचाया जा सके। शॉर्ट टर्म रखेंगे तो उस प्रोजेक्ट को लॉन्ग टर्म चलाना मुश्किल हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म गोल रखेंगे तो हम लोग आसान काम नहीं, मुश्किल काम करेंगे। तो हम मुसलमानों ने आसान काम नहीं करना है। इस प्रोजेक्ट को साथ चलाने के लिए रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी हैं, पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है। जिससे पहले मैंने एक्सप्लेन किया था कि पार्टनरशिप भी थोड़ी ज़रूरी है, साइन का एमओयू साइन भी होनी चाहिए यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी, म्यूजियम्स के साथ भी, ग्लोबल लेवल पे जो इंस्टीट्यूट है उनके साथ भी। अब कुछ चंद लिस्ट आप लोगों के सामने राइट साइड पे बुलेट पॉइंट्स में मेंशन है, आप लोग अगर वो देखें तो आइडिया होगा थोड़ा सा मजीद के रिसोर्सेज इस तरह की ज़रूरत है हमें एक इनिशियल स्टेज पे। प्रोजेक्ट प्रपोजल जब हम लोग देख रहे हो, बना रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो उसके लिए फंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट में ऑब्वियसली बात है कि इनिशियल स्टेज के अंदर इन्वेस्टमेंट तो चाहिए, लेकिन उसके अंदर प्रोग्राम और कोर्सेज जब लॉन्च किए जाएंगे, लेकिन जब उसको ग्लोबल लेवल पे या साइट्स पे ट्रेनर्स को या फिर मुस्लिम साइंटिस्ट को कनेक्ट करना हो आपस में, रिसर्चर्स को कनेक्ट करना हो, स्कॉलर्स को कनेक्ट करना हो प्लेटफॉर्म के अंदर, और फिर उनको डिफरेंट साइट्स विजिट करवाना जहाँ पे ये सब वर्किंग होती है, तो उसके लिए हमें फंडिंग की भी बहुत जरूरत होगी। जैसे जैसे अगर मैं देखें, मैं एक इंटरव्यू भी देख रहा था, मिशियो काकू का जो साइंटिस्ट है, वो भी कोई रिसर्च करना चाहते हैं स्विट्जरलैंड के अंदर, काफी पुरानी है। तो उसके लिए भी वो फंड रेजिंग करते, फंड जमा करते, सामने काफी जर्नलिस्ट बैठे बैठे होते, फंड रेजर, फंड देने वाले जो फंड गिवर थे वो बैठे होते। तो वो क्वेश्चंस कर रहे थे, वो उनको एक्सप्लेन करते कि हम लोग ये प्रोजेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्यों जरूरी है, हमने आसमानों में जाके डिकोड करना है चीज़ों को, इस तरह की चीज़ें। तो ये फंड रेजिंग बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ एक्सेस टू एक्सकवेशन साइट्स, जहाँ पे जाके साइट्स को विजिट करना है, ये रिसोर्स बहुत जरूरी है। जिस तरह अगर आप लोगों को मिसाल लें, अभी पाकिस्तान में भी बहुत सारी साइट्स हैं, तो उसके लिए भी हमें परमिशन चाहिए होती है, तो वहाँ का एक्सेस बहुत जरूरी है, गवर्नमेंट से लेना होता है हमने, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। साथ के साथ हमें साइंटिफिक एडवाइजर्स बहुत चाहिए। अब ये जरूरी नहीं है कि मुस्लिम्स ही हों, नॉन मुस्लिम्स भी हों,
क्योंकि नॉन मुस्लिम्स का, अगर मैं जैसे आप लोगों को जिक्र कर था कि पैलेंटोलॉजी के अंदर मुस्लिम साइंटिस्ट बहुत कम है। आई गेस मैंने शायद अभी तक देखो ही नहीं देखा, लेकिन नॉन मुस्लिम्स तो हैं इसके अंदर वर्किंग कर रहे हैं। आर्कियोलॉजिस्ट साइट्स के अंदर हैं मुस्लिम साइंटिस्ट, लेकिन आ, इस पैलेंटोलॉजी के अंदर कोई भी नहीं है जो ह्यूमन ओरिजिन या ह्यूमन क्रिएशन को के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, कि इंसान के जो फॉसिल्स मिलते हैं उसके ऊपर स्टडी कर रहे हो। इसके साथ हमें स्कॉलर्स, इस्लामिक स्कॉलर्स बहुत ज़रूरी हैं, वो चाहिए ताकि हम लोग चीज़ों को अलाइन रख सकें, वेरीफाई कर सकें, गाइडेंस ले सकें। इसके लिए मैंने जिस तरह थोड़ा मेंशन भी किया था कि जो मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके अंदर स्कॉलर्स पढ़ा रहे थे ऑलरेडी, जैसे मदीना यूनिवर्सिटी है, अल कायरो में यूनिवर्सिटी है ना, जो इजिप्ट के अंदर अल अजहर यूनिवर्सिटी, इस तरह की बहुत मेजर बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो ऑलरेडी कुरान के ऊपर बहुत रिसर्च कर रहे हैं, उनके बहुत आर्टिकल्स आते हैं, लेकिन वो अरबी में होते हैं, हमारी रीच नहीं है, प्रॉब्लम ये है। तो हम लोग इंग्लिश में भी इसको पब्लिश करेंगे ताकि ग्लोबल लेवल पे जा सके। पब्लिशिंग हाउस होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल आर्काइव्स होने चाहिए। नेशनल म्यूजियम्स के साथ हमारा स्टार्ट में इनिशियल स्टेज है, तो ऑब्वियसली बात है हमें एग्रीमेंट होना चाहिए हमारा, लेकिन ऐसा ऐसा जब लॉन्ग टर्म है तो इसको हम लोग अपना भी एक म्यूजियम बनाएंगे इंशाल्लाह। इस प्रोजेक्ट गोल के अंदर ये चीज़ है। मिनिस्ट्रीज ऑफ एंटिक्विटीज होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सेस लेना है, परमिशन लेनी है, तो हमें ये गवर्नमेंट लेवल के अंदर इन चीज़ों का लिंक कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने ग्लोबल लेवल पर जाना है। तो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, हर जगह जगह ज़रूरी है, ऐसे खास तौर पे प्रोजेक्ट्स के लिए। साथ ही साथ स्पेशलाइज्ड लैब्स चाहिए, जिस तरह इनिशियल स्टेज पे तो एमओयू साइन किए जा सकते हैं, जितनी भी आज की बड़ी लैब्स है पाकिस्तान के अंदर। इवन तो अगर देखा जाए तो चुगताई लैब है, वो डीएनए टेस्ट भी कर रहे हैं आजकल, लेकिन हमने सिर्फ डीएनए टेस्ट नहीं, हमने कार्बन डेटिंग भी करनी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो इस तरह हमें साथ में उनकी भी जरूरत पड़ेगी। तो कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है, दिन में कोलैबोरेशन, नेटवर्क कनेक्शन बहुत जरूरी है, तो ये जगह जगह पे प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म चलाना हो तो बहुत जरूरी है। पार्टनरशिप्स के अंदर बहुत जरूरी है, मुस्लिम यूनिवर्सिटीज के साथ होना बहुत जरूरी है, पाकिस्तान के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं और बाहर ग्लोबल लेवल पे जितनी भी हैं उनके साथ पार्टनरशिप करना बहुत जरूरी है। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट्स के साथ जरूरी है। ऐसे ही रिसर्च काउंसिल्स जो हैं उनका बहुत जरूरी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रिसर्च काउंसिल्स के ऊपर, ताकि ऐसे गवर्नमेंट से सपोर्ट तभी मिलेगी जब हम लोग रिसर्च काउंसिल्स के थ्रू भी जाएंगे, उनके साथ भी पार्टनरशिप करेंगे। म्यूजियम्स आ गए, ग्लोबल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस आ गई, बहुत ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग भी कर रही हैं। एक दो मिसालें मैं थोड़ी सी आगे आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, अब स्किल एंड क्रेडेंशियल देख लेते हैं, इसके बाद फिर केस स्टडी में चलते हैं, केस स्टडी से थोड़ी चीज़ें वजाहत हो जाएंगी। बहरहाल, स्किल एंड क्रेडेंशियल के अंदर हमें एक्सपर्टीज रिक्वायर है। ये सब जब प्रोजेक्ट प्रपोजल, रिसोर्सेज, मेथोडोलॉजी को देख रहे हो तो उसके साथ साथ हमें एक्सपर्टीज का भी ख्याल रखना चाहिए। तो एक्सपर्टीज हमें आर्कियोलॉजी के अंदर साइंटिस्ट चाहिए, एडवाइजर्स चाहिए, पैलेंटोलॉजी के अंदर चाहिए, जियोलॉजी के अंदर चाहिए, एंथ्रोपोलॉजी के अंदर चाहिए, कुरानिक साइंसेस के अंदर चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पे हम लोग लैग थोड़ा सा कर रहे हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने जब पब्लिश करनी है अपनी रिसर्च आर्टिकल्स लिखने हैं, ये सब चीज़ें करनी है, तो उसके लिए हमें मेथोडोलॉजी का अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। इस्लामिक स्कॉलर, साइंटिस्ट, इन दोनों का आपस में कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। एक बीच में मिडल मैन होना चाहिए, मिडल सोर्स होनी चाहिए, जो साइंटिस्ट और इस्लामिक स्कॉलर्स को प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट रख सके, ताकि जो स्टडी फाइंडिंग्स हो रही है, गाइडेंस आ रही है, वो भी अलाइन रह सकें। ठीक है। लैब टेक्नीशियंस चाहिए होंगे। और इसके साथ साथ जो राइट साइड पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम वर्किंग कर रहे हैं और वो लोगों तक बात नहीं पहुंच रही, ग्लोबल लेवल पे नहीं जा रही, तो हम लोग फिर स्टिल उस प्रोजेक्ट का जो गोल है, विजन है, उसको टारगेट नहीं कर पा रहे। वो एकेडमिक राइटिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, फील्ड ऑफ वर्क एक्सपीरियंस है, डेटा एनालिसिस है, साइंस जर्नलिस्ट है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स हैं। क्योंकि आप लोग देखेंगे कि बहुत से फिल्म मेकर्स इस तरह वर्किंग कर रहे होते हैं, डॉक्यूमेंट्री बना रहे होते हैं, लेकिन हम जब कुरान गाइडेंस ले रहे हैं, कुरान गाइडेड है और कुरान से डायरेक्शन ले रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग इसके ऊपर करें। सीनियर रिसर्च प्रोफेसर हमारे पास होने चाहिए जो ऑलरेडी इस पर वर्किंग कर रहे हैं, और बहुत सारे हैं। मैं एक रिसर्च भी लिखा था पाकिस्तान में, लाहौर के ही हैं कोई, उनका डॉक्यूमेंट मैं पढ़ रहा था, तो उन्होंने काफी अच्छा डॉक्यूमेंट लिखा होता, और उन्होंने पास्ट के रेफरेंसेस भी दिए हुए थे। और जो आर्कियोलॉजिकल था ना उनका, उसी के ऊपर बेस था सिर्फ, लेकिन हमारा ज्यादा फोकस होना चाहिए पैलेंटोलॉजी के ऊपर, क्योंकि ह्यूमन क्रिएशन के ऊपर हमने देखना है ना, क्योंकि कुरान हमें वहां से डायरेक्शन देता है। अब आए तो हम लोग रियल वर्ल्ड केस स्टडीज के अंदर, यहाँ से आके ये मजीद जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है इसका विजन और क्लियर होना शुरू होगा। वो ये है कि अगर हम लोग पहली केस स्टडी देखें हिटलर के, हिटलर में जो ये एनरबे करके जो था ना, इसकी ये टर्म थी, इन्होंने बनाई थी। हिटलर का एक कोई साइंटिस्ट था साथ, उसका मुझे अभी नाम याद नहीं, हिमर करके शायद कुछ नाम था। वो साइंटिस्ट की उन्होंने एक टीम बनाई थी जो डिफरेंट जगह पे जाते थे, और वो लोग क्या कर रहे थे, उनका जो मेन एक ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि डिफरेंट जगह पे इन्वेट कर रहे थे और एक्सपेंशन कर रहे थे अपने। तो वो लोग ये दिखाना चाहते थे कि हम लोग सुपीरियर हैं, रेशियल सुपीरियर हैं, इस रेस में हम सब आगे हैं। तो वो अपना जो लीनियज था, अपनी जो
इन सिस्टर्स की जो इनको लीनेज मिलता, हेरिटेज मिलती थी, लीनेज मिलता था, वो लोग जाके एरियंस थे उनसे जोड़ते थे। तो वो इसके ऊपर वर्किंग कर रहे थे कि हमें ऐसे जो फॉसिल्स हैं और जो टैबलेट्स हैं वो मिले, हम लोग लोगों तक प्रेजेंट करें कि हम लोग सुपीरियर हैं, तो हम लोग ही दुनिया पे रूल करेंगे। ये लोग इस प्रोजेक्ट को भी साथ 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 लेके चल रहे थे। तो जितने भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स थी वो उसके ऊपर वर्किंग कर रहे थे ताकि एम्पावर किया जा सके जर्मनी को, और जो उनकी नाजी आइडियोलॉजी थी ना उसको वो लोग एम्पावर कर रहे थे इस तरह से। तो हमें केस केस नजर आती है कि कोई भी, अभी हम लोग देखें कि अगर उन्होंने अपने आप को सुपीरियर दिखाना है, चाहे वो गलत है, तो वो तब भी इस तरह से किस तरह वर्किंग करके साइंटिस्ट और इस फील्ड्स को यूज करते हुए अपनी आइडियोलॉजी को कैसे प्रमोट कर रहे होते हैं और नैरेटिव बिल्डिंग कर रहे होते हैं। ऐसे में यूएस ने जो इन्वेड किया था इराक के अंदर, उसके बाद फिर हमें पता है कि काफी आर्टिफैक्ट्स जो थे उनके, और जो म्यूजियम्स के अंदर जितने भी सुमेरियन या मेसोपोटामियन टैबलेट्स थी वो सब इन्होंने चुरा ली थी वहां से, और फिर उसको जाके फिर म्यूजियम में बेचा। और काफी मतलब भी देखें, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उन्होंने किस तरह फाइनेंशियल गेन किया। तो ये चीज है कि वो उन चीजों को डिकोड क्यों कर रहे हैं जो प्रिजर्व हैं, जो एंशियंट सिविलाइजेशन की हमें डिटेल्स मिल रही हैं उनको प्रिजर्व क्यों कर रहे हैं, उनके ऊपर स्टडी क्यों कर रहे हैं, उसके थ्रू खुद को सुपीरियर क्यों समझते हैं वो लोग। ऐसी ही आज अगर हम लोग केस नंबर 3 देखें, इसराइल की साइंटिफिक स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी नेतन्याहू भी अभी इस चीज के ऊपर बहुत फंडिंग कर रहा है, काम कर रहा है, साइंटिस्ट पे तो कर रहा है, एआई पे भी कर रहा है, लेकिन इस जो फील्ड है इसके पे भी बहुत वर्किंग कर रहा है। क्योंकि वो भी जायनिस्ट मूवमेंट है, तो वो भी प्रमोट कर रहा है, दिखाना चाह रहा है कि हम सुपीरियर हैं, हम हमारी जो लीनियज है ऊपर से जाके मिलते हैं, हम ही चूजन पीपल है लोगों, गॉड के। तो वो अपने आप की नैरेटिव बिल्डिंग कर रहा है कि हम सही, हम सुपीरियर है, हम ही दुनिया पर रूल करेंगे। हालांकि वो गलत है, और उसकी लीनियज जाके सही से बनी इसराइल में मिलती ही नहीं है ठीक से। वो एक वो लोग हैं जो नाफरमान लोग चलते आ रहे थे। कुरान हमें बनी इसराइल, इसराइल, अहले किताब, यहूद नसारा, इन सबको कैटेगराइज करके स्प्लिट करके बता रहा है कि किसने क्या किया, कौन कैसा है, इनकी नफ्सियात बता रहे हैं। तो हमें ये चीज अंडरस्टैंड करनी चाहिए, कुरान हमें जगह जगह कैसे गाइड कर रहा है, और ये लोग उसी चीज को कैसे गलत यूटिलाइज कर रहे हैं। और आज देख भी लें, टेम्पल बनाना है इन्होंने पूरा, जो मिडिल ईस्ट का एरिया, उसके ऊपर कैसे इन्होंने वर्ल्ड ऑर्डर बनाना है, पूरी चीज़ों के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। तो साथ साथ इस चीज़ को भी सपोर्ट कर रहे हैं। मैं एक कुछ दिन पहले इस पर थोड़ी रिसर्च कर रहा था, तो मेरे सामने एक न्यूज़ आई। नेतन्याहू नहीं, इनका जो अथॉरिटी है ना, IAA करके अथॉरिटी है इसराइल की अपनी, जो इसके ऊपर काम करती है, उन्होंने एक साइंटिस्ट अपना भेजा जेरूसलम के पास ही, IDF के कुछ सोल्जर्स के साथ। तो वो आर्कियोलॉजिकल साइट पे गया, तो उसने जाके साइंटिस्ट कुछ रिसर्च ही करनी थी, तो वहां पे हिजबुल्ला या हमास की तरफ से अटैक हुआ था, तो वो मर गया वहां पे। तो पॉइंट ये कि अभी भी स्टिल ऐसी जगह पे जहाँ पे अभी इनकी वॉर चल रही है और ये खुद इनकी जंग चल रही है, स्टिल फिर भी वो इस काम पे वर्किंग कर रहे हैं। ऐसी अगर आज मिसाल देख लें हम लोग, सऊदीया ने भी काम शुरू किया है, उन्होंने भी प्रोग्राम शुरू किया है अल उला के अंदर, उसके ऊपर पूरा कोर्स लॉन्च किया, प्रोग्राम लॉन्च किया है 24 मंथ्स का, 12 मंथ्स का। और उन्होंने पार्टनरशिप किया यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के साथ, और उन्होंने कुछ इस तरह के भी रखे कि जो सऊदीया का जिसके पास नेशनैलिटी है, वो लंदन भी विजिट कर सकता हो, यहाँ भी विजिट कर रहा हो और इसके ऊपर वर्किंग कर रहा हो, कोर्स के ऊपर ट्रेनिंग ले रहा हो, जाके जितनी भी पुरानी साइट्स हैं उनको विजिट करके उनके ऊपर स्टडी हो रही हो। तो वो अपने मुल्क की हद तक, और जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। सर तुर्की भी कर रहा है, पाकिस्तान का भी है। ये चीज़ हमें समझनी चाहिए कि ये लोग अपने मुफाद के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, अपनी जो को गवर्नमेंट की ग्रोथ होती है फाइनेंशियल, उसकी वर्किंग के लिए तो कर रहे हैं। आके बाहर से लोग आए यहाँ पे विजिट करके जाएं, अल उला जो इन्होंने जगह बनाई है रिसेंटली, वहाँ पे किस तरह वर्किंग कर रहे हैं। पॉइंट ये है कि ये लोग अपने इस फील्ड में कर रहे हैं, लेकिन हमें कुरान कैसे गाइड कर रहा है, इंसान की बदल खल्क कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला की है, वो जमीन में ही है, जाके ढूंढ लो, देख लो, फिर के देख लो। तो हमने इंसान की क्रिएशन कैसे हुई, ताकि हम खुदा तक पहुंच जाए, खुदा का जो नॉन मुस्लिम्स का तस्वर है उसको ठीक करें, नॉन मुस्लिम्स को बताएं कि ये सब तख्लीक जो माजी जाके कनेक्ट हो रहा है, वो सब जाके अल्लाह सुब्हानहू तआला की तख्लीक ही बता रही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तख्लीक किया है, अल्लाह ही उसका खालिक और मालिक है। ये बहुत जरूरी है कि जाके सिमिलरिटी कैसे मिलती है एक इंसान तक ऊपर जाके, एक जो हमें कुरान गाइड कर रहा है। तो हमने ग्लोबल लेवल पे जाना है, हमने कंट्री लेवल पे नहीं रखना, हमने ग्लोबल लेवल पे जाके पैलेंटोलॉजी के ऊपर ज्यादा प्रमोट करके वर्किंग करनी है कि ह्यूमन क्रिएशन कैसे हुई है, उसी के अंदर ये बाकी डिफरेंट डिपार्टमेंट फील्ड्स आ जाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। जब हम इस चीज को देख रहे हैं प्रोजेक्ट प्रपोजल को, तो साथ ही हमें चैलेंजेस को भी देखना है कि चैलेंज क्या आएंगे जब हम इस प्रोजेक्ट के ऊपर वर्किंग कर रहे होंगे, स्टार्ट कर देंगे। तो चैलेंजेस मेजर यही आएगा कि मुस्लिम यूथ जो आज साइंटिफिक रिसर्च है उसको अवॉइड करती है। ये बहुत कॉमन है, हम सब इसको अंडरस्टैंड करते हैं, हमें पता भी है, देख भी रहे हैं कि साइंटिफिक रिसर्च को हम लोग समझते हैं कि वो ही सही है, वो कतई है। ऐसा नहीं है, कुरान कतई है, कुरान सही है, कुरान हमें गाइड कर रहा है, हमने तहकीक करनी है, स्टडी करनी है, रिसर्च करनी है।
और हमने इसके ऊपर वर्किंग करते रहना है स्टेप बाय स्टेप। साथ ही साथ हमें जो ऐसे इंस्टीट्यूट हैं कुरान गाइडेड साइंस के, वो भी बहुत कम नजर आते हैं, उसके ऊपर वर्किंग करनी है, ताकि ये चीज़ और हमें थोड़ी प्रॉब्लम नजर आएगी, क्योंकि जब एक इंस्टीट्यूट बनेगा, कुरान का काम करेंगे हम लोग साइंस के ऊपर, तो ये प्रॉब्लम आएगी। फाइनेंशियल रिसोर्सेज का जिस तरह स्टार्ट के साथ करते गया, इसको प्रॉपर मेंशन नहीं किया गया कि हमें फाइनेंशियल क्या ऐसे एस्टिमेशन रखनी चाहिए प्रोजेक्ट कॉस्ट के लिए, स्टार्ट के लिए, इनिशियल स्टेजेस के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। तो वो जब प्रोजेक्ट प्रपोजल आया भी था, स्टार्ट आया था, टास्क आया था, तब भी एज सच उस फ्लायर के अंदर इतनी डिटेल से ये चीज़ मेंशन नहीं थी कि आप लाजमी एस्टिमेशन कॉस्ट वगैरह इन सब चीज़ों को मेंशन करें, इसलिए उस चीज़ को साइड पे रखा गया, मेंशन नहीं किया गया। बस एक प्रपोजल मेथडोलॉजी वो ज़्यादा मेंशन यहाँ पे की गई है कि अगर हम लोग उसके ऊपर वर्किंग करें तो ये होगा। लेकिन फंड्स ऑब्वियस सी बात है ज़रूरी है, तो वो फंड्स का कनेक्शन बहुत ज़रूरी है यहाँ पे एक्सप्लेन करना, कि ये भी एक रिसोर्स प्रॉब्लम आएगी। जब भी साइंटिफिक रिसर्च की जाती है तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज उनकी ज़रूरत होती है। इसी तरह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन एक्सकवेशन रीजन, जिस तरह अभी मैंने नेतन्याहू की मिसाल दी आप लोगों को, फलस्तीन का जो एरिया कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी वहाँ पे डिटेल हमें इजिप्ट, फलस्तीन, सीरिया में मिलती है, लेकिन वहाँ पे अभी इंस्टेबिलिटी चल रही है। लेकिन स्टिल इसके ऊपर ऐसा ऐसा स्टेप ऐसे वर्किंग की जा सकती है, साइट्स पे टीम्स जाती हैं, वर्किंग करती हैं, जिस तरह अभी सऊदी अरब भी कर रहा है, मैंने मिसाल दी आपको। तो ये भी एक चैलेंज रहेगा। सबसे मेजर चीज, वेस्टर्न डोमिनेंस इन आर्कियोलॉजिकल रिसर्च, इवन दो पैलेंटोलॉजिकल रिसर्च के अंदर भी। तो ये भी डोमिनेंस रहेगा। इसीलिए मैंने पीछे थोड़ा सा कहा था कि जब हमने एमओयू साइन करने मुस्लिम साइंटिस्ट के साथ, या नो सिर्फ साइंटिस्ट के साथ, तो उसमें नॉन मुस्लिम्स भी होने चाहिए, क्योंकि वो भी हमें गाइडेंस दे रहे हो, डायरेक्शन दे रहे हो कि हमने ये रिसर्च कर ली, यहाँ पे इस तरह कर रहे हैं, ये स्टडी है, ये रिसर्च है प्रॉपर, ये स्टेप्स हैं, ये कोर्सेज हैं, और हम लोग उनसे भी सीख रहे हैं, और हम उनको फिर बता रहे हो कि कुरान हमें ऐसे गाइडेंस दे रहा है। तो ये हमारे लिए ज्यादा फायदा हो जाएगा कि होगा कि नॉन मुस्लिम जब मुस्लिम हो जाए साइंटिस्ट, तो उससे कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसे ही लैक ऑफ मुस्लिम एक्सपर्ट इन पैलियो एंथ्रोपोलॉजी, जैसा मैंने पहले ऊपर वाले पॉइंट में एक्सप्लेन कर दिया। एक और मेजर पॉइंट आ गया है, वीक कनेक्शन बिटवीन कुरान एंड साइंटिफिक स्टडीज, ये ऊपर वाले पॉइंट से रिलेटेड ही है। लास्ट आ गया जो मेजर इंपॉर्टेंट है, कि जब हम लोग ग्लोबल लेवल पे जाएंगे, अपने मुल्क की बात हो तो एक अलग चीज़ है, ग्लोबल लेवल पे जाएंगे और वो भी ह्यूमन क्रिएशन के ऊपर, तो गवर्नमेंट एंड लीगल चैलेंजेस, ये प्रॉब्लम आ सकते हैं, जिसके लिए हमें परमिट्स चाहिए होते हैं। अगर हमने ग्लोबल लेवल पे जाना है, जो कि यूरोप साइड्स पे लोग हैं, अमेरिका में, कनाडा के अंदर, और अफ्रीका के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर लोग हैं, एशिया के अंदर जितने भी कंट्रीज हैं वहाँ पे लोग हैं, तो वहाँ जाना होगा, हमें वहाँ पर परमिट्स चाहिए होंगी। गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि परमिट्स लेने में आसानी हो, ताकि साइड्स पे टीम जा सके, वहाँ की टीम आए तो हम उनसे कनेक्ट हो सकें, तो उनसे हमें रिसर्च आ रही हो, यहाँ से हम लोग रिसर्च कर रहे हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस प्रोजेक्ट को, इस पोजीशन को, इस स्टेज को जो हमारा मुस्लिम साइंटिस्ट का था, उसको रिवाइव और रिक्लेम किया जा सके। आखिरी पॉइंट यही है कि फाइनल थॉट वो ये है, कंक्लूजन, कि कंट्रोल ओवर नैरेटिव इज इक्वल टू कंट्रोल ओवर आइडेंटिटी एंड पावर। इसी की मिसाल हमने केस स्टडीज के अंदर देखी थी। हम सब मुसलमान हैं, हमारी आइडेंटिटी क्या है? हम अल्लाह के मानने वाले, अल्लाह को सजदा करते हैं, एक रब है हमारा जिसने पूरी कायनात को तख्लीक किया है। तो हम सब बाय बर्थ, और जब इस चीज में आते तो हम सब सुपीरियर हैं। तो हमारा ये मिशन बनता था, हमारी ये पोजीशन बनती थी, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, कि हम हर फील्ड में, स्पेशली साइंटिस्ट, इस फील्ड के अंदर हम लोग लीड कर रहे हो, लोगों तक रिसर्च पहुंचा रहे हो, लोगों को दिखा रहे हो। ये बहुत जरूरी था कि हम लोग की जो आइडेंटिटी, जो आज हम आइडेंटिटी के क्राइसिस में हैं, उसके थ्रू हम कितने ही आज मार खा रहे हैं, उसी को हमने गेन करना, रिवाइव करना, ताकि पावर भी मिल सके। जिसकी आइडेंटिटी ठीक है, जो सुपीरियर है, उसकी पावर भी है। आज नेतन्याहू, इसराइल, ज़ायनिस्ट मूवमेंट इसी के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, आइडेंटिटी के ऊपर, और उसी से नैरेटिव बिल्डिंग कर रहे हैं, और इसी से पावर ले रहे हैं वो लोग। इसी तरह हमें पास्ट में हिटलर की भी ये चीज नजर आई। अब हम मुसलमान, हम सबको पता है हम सुपीरियर हैं, हम सुपीरियर हमें होना चाहिए, ताकि हम लोगों तक कुरान पहुंचाएं, लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाएं, इंसान की तख्लीक कैसे हुई उसका बताएं। ये बहुत जरूरी था। तो इसलिए कंट्रोल ओवर नैरेटिव, जो नैरेटिव कर रहा होगा, रिसर्च अपनी पब्लिश कर रहा होगा, आर्टिकल्स पब्लिश कर रहा होगा, मुस्लिम साइंटिस्ट की जो रेस है उसमें लीड कर रहा होगा, वो अपनी आइडेंटिटी को भी क्लेम कर रहा होगा और पावर भी गेन कर रहा होगा। तो ये थी आज का जो प्रोजेक्ट प्रपोजल था, कि रिवाइवल एंड रिक्लेमिंग ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट के अंदर ह्यूमन ओरिजिन के ऊपर कैसे वर्किंग करनी है, इंस्टीट्यूट बना के वर्किंग करना है, ताकि उस एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट जो पैलेंटोलॉजी का है, उससे मजीद डिपार्टमेंट्स कितने खुलते हैं, किस किस में हम लोग वर्किंग कर सकते हैं, ऑलरेडी किस में वर्किंग हो रही है, और हमने क्यों इस पे जाना है, क्योंकि हमें कुरान गाइड कर रहा है।
जब भी कोई रिसर्च होगी, कोई वर्क करेंगे, हमें कुरान हमें गाइड कर रहा होगा, डायरेक्शन दे रहा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम लोगों तक कुरान का पैगाम पहुंचाए, अपना पैगाम ना पहुंचाए। जजाकल्ला खैर। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जजाकल्ला खैर। और Q&A सेशन का आगाज करते हैं। उससे पहले फीडबैक फॉर्म चैट में शेयर कर दिया गया है, काइंडली उसको फिल कर लीजिएगा। और एक सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि अपने क्वेश्चन को प्रिसाइज और रेलेवेंट रखिएगा टॉपिक से। जी। सो सबसे पहले महदिया, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा टॉपिक था, बड़े अच्छे तरीके से समझाया। एक दो चीज़ें थी कि जैसे रिसोर्सेज नीडेड और जो पार्टनरशिप्स को जब इन्होंने दिखाया ना, तो ये जैसे मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ के साथ पार्टनरशिप करनी है, ये तो ताकतवर मतलब कि जो इदारे ताकत में हैं उनके साथ पार्टनरशिप करनी है, या फंडिंग करनी है, या रिसोर्सेज ज़रूरी है। तो उनको कन्वे किस तरह किया जाए ना, मतलब वो कैसे कन्वे होंगे कि वो साथ दें इस प्रोजेक्ट में। दूसरा सवाल ये था कि मिसाल दे रहे थे ना इराक की और नेतन्याहू की और यूएस की, जो भी मिसालें हैं उसमें तो वो गवर्नमेंट उनका साथ दे रही ना। और जब ये सारा मतलब कि इसराइल को भी अगर ताकत दी गई, तो यूएन बनाई गई, एक पूरी मतलब कि उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे मुल्क इकट्ठे हुए, तो तब जाके वो इतना कामयाब हुआ। और उसमें सिर्फ गैर मुस्लिम मुल्क नहीं थे, बल्कि मुस्लिम मुल्कों को भी उन्होंने अपने साथ मिलाया। और यानी तरक्की से पहले बहुत बड़े लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे लोगों को, मुल्कों को, रियासतों को अपने साथ मिलाया। तो हम जब ये प्रोजेक्ट करते हैं तो मतलब दोनों चीज़ें फ़र्क आ जाती है ना। उन्होंने तो बहुत सारे लोगों को साथ मिला के तरक्की की। तो हम जब मुस्लिम हम लोग करें या मुसलमान इस तरह की कोई कोशिश करेंगे, तो तब तो लोग साथ नहीं होंगे। जी। मैं अपना अच्छा, जो सवाल समझा सकती हूँ? जी जी, क्लियर है। आपका जो पहला सवाल है ना, वो भी आपके दूसरे सवाल से लिंक ही करता है, ठीक है, कनेक्टेड ही आपस में। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन इस तरह से करूंगा इसको। मैं जब ये कुछ स्टडी कर रहा था, कुछ टीचर्स हैं और उनसे भी जब पढ़ रहा था, तो उनसे भी रिसर्च सामने आई, और कुछ अपनी रिसर्च भी जब कर रहा था, तो मेरे सामने ये चीज़ें ऐसा ऐसा स्टेप बाय स्टेप ओपन होना शुरू हुई, तो नज़र आना शुरू हुई थी कि हमारा जो लैंडस्केप है वर्ल्ड व्यू को देखने का, वो बहुत बहुत लिमिटेड है। इसी वजह से हमें इन चीज़ों का इतना आइडिया नहीं है। दूसरी रीज़न ये थी इसकी कि जब मुझे पता चला कि मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, जिस तरह मैंने थोड़ा सा मिसाल भी दी थी, मदीना यूनिवर्सिटी है, और इजिप्ट के अंदर जो अल अजहर यूनिवर्सिटी है, और कुवैत के अंदर भी चार पांच है। इधर से इतनी जबरदस्त रिसर्च आ रही है, कुरान के ऊपर तहकीक हो रही है, रिसर्च करें, कुरान की तफसीर कुरान से की जा रही है, साइंटिफिक रिसर्च की जा रही है, गाइडेंस दी जा रही है, इतनी ज्यादा हो रही है। इसका आप जब हम लोग फील्ड में जाएं, क्योंकि हमें अरबी नहीं आती, प्रॉब्लम ये है, इतने ज्यादा वहाँ पे मुफस्सरीन और स्कॉलर्स बात कर रहे हैं, बस उनको डायरेक्शन थोड़ी सी और चाहिए, कनेक्ट करना है। ये थोड़ा सा एक टारगेट है, इसके लिए मैंने एक चैलेंज के अंदर पॉइंट भी रखा था कि स्कॉलर्स और मुस्लिम साइंटिस्ट को, या खाली साइंटिस्ट को, आपस में कनेक्ट करना जरूरी है। उसके लिए हमें बीच में एक मिडल मैन रखना होगा। तो ये एक पॉइंट जरूर है, चैलेंज जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी कुरान के ऊपर रिसर्च हो रही है मुस्लिम यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो इसलिए उनके साथ एमओयू करना बहुत जरूरी है, एग्रीमेंट पार्टनरशिप करना बहुत जरूरी है, ताकि उनकी जो और ऐसी रिसर्च हो रही है जो एंगल से हम लोग नहीं कर पा रहे, या हम कर रहे हैं थोड़ी सी, तो हम उनको दिखा सके अपनी रिसर्च, अब उनकी रिसर्च हमारे तक आए। तो ऐसे ही फिर कनेक्शन बनता है, और फिर आगे इस चीज को प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की तरफ बात जाई जा सकती है। एक चीज तो ये। दूसरा, आपने गवर्नमेंट की बात की थी, तो गवर्नमेंट को इसलिए जगह जगह स्टेप बाय स्टेप लॉन्ग टर्म में इन्वॉल्व करना जरूरी है, ताकि हम ग्लोबल लेवल पर जब जाएं, तो हमें स्टार्ट में जब परमिट्स मिलें, तो हमारी रिसर्च पेपर और आर्टिकल्स, और फिर जब हम लोग कॉन्फ्रेंसिस किया करें, होस्ट किया करें, साल में दो तीन पांच होस्ट करेंगे कॉन्फ्रेंसिस, तो उससे फिर जो मैसेज पहुंचता है वो बहुत जरूरी है। क्योंकि साइंस एक ऐसी चीज है कि जो इसके ऊपर अच्छी स्टडी कर रहा हो, तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसीलिए मैंने सिर्फ मुस्लिम साइंटिस्ट स्पेसिफिक नहीं रखा, सिर्फ साइंटिस्ट का रखा है, क्योंकि इसमें नॉन मुस्लिम्स भी हमें चाहिए होंगे, हम उनसे भी गाइडेंस ले रहे हो, ताकि उनको हम लोग कुरान की आयत भी समझा रहे हो, उनको मुसलमान भी कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, नॉन मुस्लिम्स मुसलमान हो जाएं, तो उनसे हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती है इस चीज को आसान करने में, काम करने में, कि हम लोग ग्लोबल लेवल पे आके, जो हमारे लिए एक प्रॉब्लम बनती है, चैलेंज बनता है, कि हम लोग डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जाके इसके ऊपर वर्किंग ना कर सकें, वो भी इससे कैटर हो सकती है। तो स्टार्ट ऐसे ही है। लेकिन मैंने ये बताया था ना कि हम सुपीरियर हैं, हम अल्लाह के मानने वाले हैं, अल्लाह एक है, अल्लाह ने हमें तख्लीक किया। यूएस हिटलर ने
इसराइल अभी भी, ये लोग गलत चीज के ऊपर आके नैरेटिव बिल्डिंग करके पावर में आ सकते हैं, तो हम लोग सही चीज पे होके, सही बात पे होके हम लोग क्यों नहीं इस पावर में आ सकते? तो अ, थोड़ा मुश्किल है, चैलेंजेस जरूर है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। इसका शॉर्ट आंसर तो यही है। लेकिन प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन मैंने आपको बताइए कि इसके लिए हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए अपनी, जो कि मिल जाती है, इतनी मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमने यूनिवर्सिटीज को इन्वॉल्व जरूर करना है। इसकी मैं एक और मिसाल देता हूँ आपको। फंडिंग के अंदर मैं ये पॉइंट नहीं एक्सप्लेन किया मैंने। जब फंडिंग वाला फैक्टर आता है ना, तो उसमें ग्रांट्स मिलते हैं। फंडिंग के भी एक क्राउडेड फंडिंग भी होती है, ग्रांट्स वाली होती है। जो ग्रांट्स वाली होती है उसमें यूनिवर्सिटीज अलाउ करती हैं और परमिशन देती हैं, और वो रिसर्च का आपको परमिशन देती हैं, एक डॉक्यूमेंट देती हैं कि हाँ ये हमारे थ्रू जा रहे हैं, हमने इसके ऊपर रिसर्च करनी है, तो हमें इस साइट पे टीम भेजनी है। तो उस पर गवर्नमेंट फंड भी देती है और अलाउ भी करती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी अलाउ कर रही है कि हमारा प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में हम फंडिंग करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे आ जाता है कि यूनिवर्सिटीज को इन्वॉल्व करना क्यों जरूरी है। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। सो अंबर, आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि आपने कहा है कि ये सब जो भी आपने पूरा प्रोजेक्ट एक्सप्लेन किया है, तो ग्राउंड लेवल पे जो बेसिक फाउंडेशनल प्रॉब्लम आएगा हमें, वो तो मेजर स्कॉलरशिप का आएगा ना। जो हमें रिलीजियस स्कॉलरशिप है वो तो ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं करते कि अ, ये भी एंगल होता है खास तौर पे कुरान को प्रेजेंट करने का इन एशियन कंट्रीज में। तो ये तो मेजर हर्डल है। दूसरा ये कि आपने बताया है कि डिफरेंट कंट्रीज के नाम दिए हैं, लाइक इजिप्ट एंड जो भी बाकी कंट्रीज थे। अ, देखिए, वो अगर रिसर्च कर रहे हैं तो वो एक एंगल बता रहे हैं, वो साइंटिफिक वे में उस तरह से जा नहीं रहे। अगर जा रहे होते तो उनके हमें रिसर्च पेपर्स नजर आ रहे होते, लाइक लैंग्वेज प्रॉब्लम ना आता। तो मुझे ये लगता है कि वो उस एंगल को उस तरह से प्रेजेंट नहीं कर रहे। बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं जो इस पे लीड कर रहे हैं, वो अपने बुक के थ्रू इस एंगल को समझ रहे हैं, और हम लोग उस तरह से नहीं कर रहे। तो ये मुझे प्रॉब्लम लगता है। अम, ये मेरा जी आपसे एक डिफरेंस भी है और मेरा क्वेश्चन भी है। जी, जब मैं ये प्लान थोड़ा सोच रहा था करने का, जब टास्क आया था, तो स्टिल मेरे माइंड में भी ये चीज़ थी, और मैंने ये चैलेंजेस के अंदर भी, पार्टनरशिप के अंदर हर जगह पे ये चीज़ मेंशन लाजमी की है कि ये चैलेंज ज़रूर रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पर वर्किंग इस तरह से नहीं हो रही, बहुत जगह पे वर्किंग आती है। मैंने बार बार मेंशन किया कि हमारा स्कोप बहुत लिमिटेड है। एक तो अरबी का फैक्टर आता है बीच में, और हमारे इतना स्कॉलर्स में उठना बैठना नहीं है। वो बात करते हैं, स्कॉलर्स का काम सिर्फ इतना ही होता है कि वो डायरेक्शन देते हैं, वो बताते हैं यार ये पॉइंट है। जो रिसर्चर्स होते हैं वो उस डायरेक्शन को, उस अप्रोच को, उस पर्सपेक्टिव को लेके आगे चलते हैं। इसलिए रिसर्चर्स का भी जो मैंने टारगेट ऑडियंस में रखा था, वो मैंने इसलिए मेंशन किया था कि सिर्फ हमें साइंटिस्ट और क्या नाम है, स्कॉलर्स नहीं चाहिए, हमें रिसर्चर्स भी चाहिए ना, जो स्टडी पे रिसर्च भी कर रहे हो आज के दौर में। तो वो उस चीज़ को आगे और ठीक वे से ना एक्सप्लेन करते चीज़ों को। तो अब जितनी भी आगे एक रिसेंटली मैं एक डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था, वो मैंने लाहौर का ही बताया आपको। तो उन्होंने ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत अच्छी वर्किंग लिखी हुई थी, डॉक्यूमेंट प्रॉपर था, लाहौर से ही एक स्कॉलर है, डॉक्टर है, वो भी स्कॉलर है वैसे तो उन्होंने ये प्रॉपर जो आर्कियोलॉजी की जो डिपार्टमेंट की फील्ड्स है ना, उसके ऊपर वर्किंग लिखी हुई थी कि ये बहुत जरूरी है। तो हमें इस माइंडसेट के ऑलरेडी स्कॉलर्स मिलते हैं, स्पेशली जो मदीना यूनिवर्सिटी से थोड़ा बहुत, या फिर इजिप्ट से या कुवैत इस साइड से कुछ स्कॉलर्स पढ़कर पाकिस्तान इस तरफ आते हैं ना, और हैं ऑलरेडी, बहुत ऑलरेडी स्कॉलर्स हैं ऐसे कुछ। मैं भी जानता हूँ अभी तक। तो उनकी डायरेक्शन हमें बहुत अच्छी मिल सकती है, वो सपोर्ट करेंगे। हमने अब रिलीजियस जो मकतब फिक्र हैं उनके गहराई में नहीं जाना, इसलिए मैंने उनको टारगेट ऑडियंस में नहीं रखा। तो उन तक स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो जो बड़े लेवल के स्कॉलर्स हैं, जो ओपन माइंडेड और फ्लेक्सिबल होते हैं, और वो स्टडी करना चाहते हैं और तहकीक करना चाहते हैं, उनका जहन भी मुहक्किकीन वाला होता है, वो मिल जाए और हैं भी, उनके थ्रू ये काम करना हमारे लिए ज़्यादा आसान हो सकता है। आई गेस आपका कुछ इस तरह का ही सवाल था, मैं थोड़ा सा वो भूल रहा हूँ सवाल को। तो अगर तो ये सवाल ही था तो आप मुझे ओके कर दें, नहीं तो फिर इट्स ओके, मैं यहाँ तक ही कहूँगा। मेरा क्वेश्चन डिफरेंट था। आप कह रहे हैं कि वो थोड़ा सा स्कॉलर्स होते हैं, थोड़ा डायरेक्शन सा देते दोबारा हैं। रिफ्रेश कर दें जी। स्कॉलर्स हैं, डायरेक्शन देते हैं, नहीं वो रिसर्चर्स ही होते हैं। और अगर आप कुरान पे रिसर्च कर रहे हैं तो आप उस एंगल पे भी जा सकते हैं, साइंटिफिक एंगल पे भी। आई डोंट थिंक सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम। आपने जो जिन लोगों के नाम मेंशन किए, अगर आप उनकी रिसर्च बता देते कि मेनली उन्होंने अपनी फील्ड में क्या काम किया, तो ज़्यादा इजी हो जाता। हाँ, मैंने एक मेंशन चीज़ की थी एक और, इसी इसी में ही, आर्कियोलॉजिस्ट साइट जो है ना, उस पे तो है वर्किंग। पैलेंटोलॉजी के ऊपर थोड़ा सा वर्किंग प्रॉब्लम होगी, क्योंकि
मुझे भी नाम याद नहीं, आप सर्च कीजिएगा, आप थोड़ा सा आपको मिल जाएगा। अल अजहर यूनिवर्सिटी के ही एक स्टूडेंट थे, उन्होंने ये पब्लिश किया था कि इंसान की तख्लीक अलग है और कैसे हुई है। तो उन्होंने प्रॉपर डॉक्यूमेंट शेयर किया होता, गूगल पे मुझे मिल गया था डॉक्यूमेंट, मैंने वो पढ़ा था। तो एक ये चीज़ है कि इस पे है ज़रूर लेकिन कम है, इसलिए ये प्रोजेक्ट के अंदर चैलेंजेस, इसके अंदर पॉइंट है ये वाला। तो ये प्रॉब्लम तो है बहुत बड़ी, लेकिन आसान काम तो नहीं करना, क्योंकि अल्लाह ताला हमें एक डायरेक्शन दे रहे हैं कि इंसान की तख्लीक का आगाज़ अगर देखना है, बदल खल्क देखना है, तो ज़मीन में फिर के देख लो। तो ये चैलेंज तो है ज़रूर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं नदीम, फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अजान भाई, माशाल्लाह आपका आइडिया और विजन बहुत अच्छा है। मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, अगर मेरा क्वेश्चन ऑलरेडी इसमें आपकी स्लाइड्स में हो चुका है तो आप इग्नोर कर दीजिएगा। मैं ये चाह रहा था कि आप इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपने कोई इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप इसका बनाया होगा, जिसमें इसके स्टेप्स होंगे, स्टेप 1 2 3 इजी, मतलब आपको, आप लोगों को बताना चाहें कि इस तरह आप करेंगे। एक तो ये मेरा क्वेश्चन है कि आपका इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप क्या है। दूसरा मैं ये चाह रहा था कि कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं, ये कल भी एक हुआ था मस्जिद का, एक कम्युनिटी हब का। उसमें भी मैंने ये एक आइडिया फ्लोट किया था कि इसको हमें यहाँ पे नहीं छोड़ना चाहिए कि ये जस्ट हम डिस्कस करें, लोगों तक एक अवेयरनेस दें। हमें इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक हम आईएमएस के अंदर जो है वो ग्रुप बनाना चाहिए, कि जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जो कि इन प्रोजेक्ट्स पे कोई महारत रखते हैं, एक्सपीरियंस रखते हैं, वो इकट्ठे हों, डिस्कस करें, और इसमें जो भी कोई वो फीडबैक दें इसको इम्प्रूव करने के लिए इस प्रोजेक्ट को, ताकि इसको सक्सेसफुल बनाया जा सके। तो ये दो चीज़ें अगर आप एड्रेस कर दें, जज़ाकल्लाह खैर। जी, पहला सवाल जो है उसका एक समराइज्ड वे में मेथोडोलॉजी मैंने स्टेप में बताई थी, 5 स्टेप्स के अंदर, इसके अंदर ही। और जो मैंने इस पे थोड़ा सा पेपर वो डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट प्रपोजल लिखा था, उसके अंदर थोड़ी सी डिटेल और लिखी थी मैंने, लेकिन अभी स्लाइड्स थी तो इसको थोड़ा सा समराइज करके मैंने ब्रीफली कह लें एक्सप्लेन किया 5 स्टेप्स के अंदर, टाइमलाइन देते हुए थोड़ा सा। एक चीज़ तो ये है, लेकिन अभी चूंकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ की वर्किंग नहीं है, जो कि आपका दूसरा सवाल भी है, क्योंकि जब ये टास्क आया था तो ये प्रोजेक्ट प्रपोजल बेस्ड टास्क था, इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाना उसमें मेंशन नहीं था। तो इसीलिए उस लेवल की भी इसके ऊपर रिसर्च नहीं भी हुई कि अगर मजीद अगर हमने उसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाएं, प्रैक्टिकल करें, तो मजीद हमें कितना एक प्रॉपर के स्टेप्स बनाने होंगे, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को रखते हुए सामने। तो वो प्रॉपर इन डिटेल नहीं है, क्योंकि टास्क ये नहीं था ना, इसलिए। तो समराइज जरूर था, क्योंकि बताया गया था आपने स्टेप्स जरूर बताने कि आपकी मेथोडोलॉजी क्या होगी, तो मेथोडोलॉजी मैंने मेंशन की है। तो बाकी जो आपका दूसरा सवाल है जो कल के सेशन से भी लेके था, तो ये टास्क की जो रिक्वायरमेंट्स थी और स्टेप्स थे, उसके ऊपर तो ये चीज़ें ऐसी ही थी। लेकिन यस, अगर तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ बात जाए, तो ये कोर टीम को, आईएमएस को पता होगा कैसे करना है इस चीज़ को लेके, तो होना चाहिए ज़रूर। जी ठीक, तो जज़ाकल्लाह नेक्स्ट खैर। क्वेश्चन, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद माहिर अली, जी सर फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया जाना आपने हर चीज़, और मैं वाकई चाहता हूँ कि प्रोजेक्ट लॉन्च हो, बिकॉज इट अलाउज मुस्लिम उम्मा टू प्रोड्यूस इट्स ओन नॉलेज इंस्टेड ऑफ कंज्यूमिंग अदर नरेटिव्स, और एक ग्लोबल एकेडेमिया में हमारी क्रेडिबिलिटी ये बिल्ड करेगा, और इट विल ट्रांसफॉर्म मुस्लिम्स फ्रॉम पैसिव फॉलोवर्स ऑफ नॉलेज इनटू एक्टिव नॉलेज। लेकिन मेरा जो सवाल है उसके अंदर ये है, जैसे आपने बोला कि फॉसिल साइट्स पे हम जाएंगे, एक्सकेवेशन साइट्स पे हम जाएंगे, और ग्लोबली आप ये करेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि हम तो ग्लोबली सोचते हैं एज अ मुस्लिम। तो उसके अंदर आपको, जब आप ये ग्लोबली इन साइट्स पे जाने के लिए करेंगे, तो आपको गवर्नमेंट के परमिट्स चाहिए होंगे जो कि इंटरनेशनली होंगे। और डू यू रियली थिंक कि अगर आप कुरान की नज़रिए से, कुरान के पर्सपेक्टिव से इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करें और इन डेप्थ घुसे कुरान के नज़रिए से, तो क्या आपको ये इंटरनेशनली जो गवर्नमेंट्स हैं, जो जायनिस्ट हैं, ये जो तागूती लोग बैठे हुए हैं, ये आपको करने देंगे? तो इसके बारे में आप किस तरीके से इसको देखते हैं? इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि आपने थोड़ी सी डायरेक्शन इसकी जो पिछले एक सवाल आए थे उससे थोड़ी सी डिफरेंट रखी है। थोड़ी सी डिफरेंट है, ज़रूरी है, चैलेंज तो है। मैं स्टिल इसको क्लेम कर रहा हूँ, मान भी रहा हूँ, बता भी रहा हूँ
कि चैलेंज आइडेंटिफाई के अंदर मैंने लाजमी और एंड पे आके इसको हाईलाइट भी ज़्यादा किया था आखिरी पॉइंट पे, कि परमिट्स चाहिए होंगे हमें ग्लोबल लेवल के जाने के लिए। उस ग्लोबल लेवल पे जाने से पहले मैंने तीन चार बताई थी कि मिनिस्ट्रीज ऑफ एंटिक्विटीज जो होती है ना, उधर भी हमें लिंक चाहिए, कनेक्शन चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके थ्रू जो भी रिसर्च की जाती है ना, गवर्नमेंट नहीं रोकती, गवर्नमेंट फंड भी देती है और आपको परमिशन भी देती है। गवर्नमेंट के पास राइट नहीं होता ऐसा कि आप रिसर्च कर रहे हो, यूनिवर्सिटी से भी आपको परमिशन हो, सब कुछ ऑथेंटिक आपका आ रहा हो, लीगल आ रहा हो, तो गवर्नमेंट अलाउ करती है ऐसे आके। तो ये चीज़ है। अब पॉइंट ये है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है मेजर वो है ह्यूमन ओरिजिन के ऊपर, और हमने इंसान की जो तख्लीक है उसके ऊपर वर्किंग करनी है, फॉसिल्स के ऊपर, स्केलेटन्स के ऊपर, वो चीज़ करनी है। तो ये डिफिकल्ट टास्क ज़रूर है, लेकिन इसकी रीज़न एक यही है कि गवर्नमेंट की सपोर्ट ज़रूरी है बस। गवर्नमेंट की जहाँ सपोर्ट आएगी, हमने अगर यूरोप में जाना हो तो एक कंट्री मना कर सकती है ना, सारी कंट्रीज मना नहीं कर सकती हमें। फॉर एग्जांपल अगर हमने कनाडा की साइड पे जाना है, यूएस की साइड पे जाना है, तो यूएस इटसेल्फ मना नहीं करेगी हमें इस साइड पे आने की अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व है तो। अब गवर्नमेंट का काम है ये, हमने गवर्नमेंट थ्रू गवर्नमेंट का लिंक करवाना है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान गवर्नमेंट यूएस गवर्नमेंट से लिंक होती है, और उसके लिए हमें परमिट्स मिलते हैं, वीज़ा मिलते हैं। तो यूएस को बताना जरूरी नहीं है कि आ, हम स्पेसिफिक इस चीज के लिए आ रहे हैं, हम ये काम करने हैं। वो बता दिया कि इस साइड काम के लिए आ रहे हैं, हम लोग ये साइट विजिट करनी है, ये टीम है। तो जब उनकी खुद की ये टीम का काम कर रही होती है, उनके खुद के डिपार्टमेंट से काम कर रहे हैं। मैं यूएस में देखा तो यूएस के अंदर तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं पैलेंटोलॉजी के। तो जब ऑलरेडी वो काम करें तो वो उसमें शेयरिंग करते हैं, अलाउ करते हैं। तो हमारा नैरेटिव ये नहीं है कि हमने पावर लेनी है, या फिर हमने जो आइडेंटिटी लॉस्ट होगी, ये क्राइसिस होगी, उसको करते हुए जो नैरेटिव मैंने एंड पे बताया था उसके थ्रू हम लोग आ रहे हैं, तो इटसेल्फ ये प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा। हम एक रिसर्च माइंडसेट से आ रहे हैं और तहकीक करने के लिहाज से आ रहे हैं, तो उस साइड उसमें ऐसा ये हर्डल नहीं रहेगा एज सच, जो आपने दो तीन जायनिस्ट और यूएस गवर्नमेंट और इन सब का मेंशन किया ना उनके थ्रू। तो उसको थोड़ा स्पेसिफिक रखा जाएगा टारगेट को, कि जब हम वीज़ा और फिर परमिट्स की तरफ जाएंगे तो ऑप्शन एक ही है, वो यही है कि गवर्नमेंट के अंदर हमारा कनेक्शन होना चाहिए, और गवर्नमेंट ही ये सब काम करा के देती है। जैसे मैंने सऊदीया की मिसाल दी थी आपको, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से एग्रीमेंट किया, और वहाँ के सऊदीया के स्टूडेंट्स वहाँ जाएंगे, कोर्स कर कर आएंगे, वापस भी आएंगे, और उनके लिए ज़रूरी है कि सऊदीया की नेशनैलिटी हो उनके स्टूडेंट्स के लिए। तभी वो ओला जो उनकी जगह है वो उसके ऊपर पूरा ये काम करना चाह रहे हैं। तो गवर्नमेंट इटसेल्फ देखें कितना फंड कर रही है, कॉन्फ्रेंसिस कर रही है, होस्ट कर रही है, पब्लिकेशन कर रही है, सपोर्ट कर रही है, और परमिट्स लेके दे रही है। तो ये गवर्नमेंट के काम होते हैं। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जी इकरा। मेरा सवाल ये था कि जैसे कि जो प्रोजेक्ट है इसका सेंटर पैलेंटोलॉजी है, और इससे रिलेवेंट स्टडीज जो होती हैं जैसे एवोल्यूशन है एंड जेनेटिक और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, तो इसके पीछे लाइक मैंने भी थोड़ी बहुत स्टडी की है। तो मैं अभी तक जिस कंक्लूजन पे पहुंची हूँ वो कंक्लूजन एक तरह से ना इन्हीं की स्टडीज के मुताबिक फैब्रिकेटेड है। जैसे मिसाल के तौर पे एवोल्यूशन को अगर हम टारगेट करें तो पूरी की पूरी एवोल्यूशन गलत नहीं है, उनका जो एक तरह से, लेकिन उनकी जो फाउंडेशन है जैसे वो हर चीज को कोइंसिडेंस कंसिडर कर लेते हैं, और फिर आगे जो एक पूरी की पूरी लाइन चलती आ रही होती है जैसे जेनेटिक और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के थ्रू भी जब इसको इंटरकनेक्ट किया जाता है, तो उसमें फिर ये कहते हैं कि जो वायरसेस और जो बैक्टीरिया हैं बेसिकली उनसे हम लोगों ने जीन्स अडेप्ट की। लेकिन जो पीछे एक पूरी की पूरी लाइन आ रही होती है कि कैसे ह्यूमन की जीन्स इवॉल्व करी वो सारा, तो बाद में वो वायरस और बैक्टीरिया पे चले जाते हैं, जिससे वो एक पूरे का पूरा जो आइडिया होता है वो कंफ्यूज हो जाता है। और अगर हम इस प्रोजेक्ट में पैलेंटोलॉजी को टारगेट करते भी हैं तो इसका लाइक इसकी फाउंडेशन में हम सीधा एबीसी पे जाएंगे, लाइक एबीसी मतलब इसके इस पूरे सब्जेक्ट की एबीसी, या फिर हम लोग जो अभी तक जितनी साइंटिस्ट ने रिसर्च की हुई है उनके फ्लॉज को आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि उनकी पूरी की पूरी रिसर्च गलत नहीं होती, लेकिन उनकी जो आगे पूरी एक चेन चल रही होती है वो उनकी कहीं ना कहीं गलत हो जाती है। तो इसके बारे में आप बताएंगे थोड़ा कि मतलब फाउंडेशन हम क्या रखेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट की, पहला स्टेप क्या होगा? जी, ये इम्पोर्टेंट और तो अच्छा पॉइंट है, और ये माइंडसेट चाहिए भी। यही चीज़ है कि जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट के ऊपर अगर वर्किंग की जाए तो आसानी हो सकती है काम करने में। अच्छा, पॉइंट ये है कि जो ह्यूमन एवोल्यूशन के ऊपर आप पॉइंट आता है, हम लोग उनकी जो इतनी थ्योरीज आ रही हैं, क्या वो सारी गलत है? ये एक ही चीज सोचने वाली बात है, और इस पर स्टडी करने वाली बात है। दूसरा, आपने कभी गौर नहीं किया कि जो डार्विन की थ्योरी है वो इटसेल्फ गलत है? उनको सबको, साइंस को भी पता है डार्विन की थ्योरी गलत है। मैंने ये ज्यादा उस वक्त हाईलाइट नहीं किया, बस एक डिपार्टमेंट को हाईलाइट किया ताकि प्रपोजल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे। तो अब
उनको पता डार्विन की थ्योरी गलत है, लेकिन स्टिल आज तक 80s से लेके, जब से वो उसकी थ्योरी पब्लिश हुई उसके बाद से अब तक लेके वो लोग स्टडी करवा रहे हैं उस जो उसकी थ्योरी है उसको स्टडी करवा रहे हैं, जबकि उनको पता है उनकी खुद की कुरान की जो साइंस की रिक्वायरमेंट्स है उसके ऊपर वो पूरी नहीं उतरती थ्योरी, तो वो फिर भी स्टडी करवा रहे हैं। उसकी रीजन क्या हो सकती है? एक रीजन ये बहुत बड़ी नजर आती है, ताकि जो उनके जनरेशन आ रही है वो इस माइंडसेट के हैं कि वो रिसर्चर्स बने, वो रिसर्च करें, तहकीक करें, वो क्रिटिकल थिंकिंग करें, ठीक है, वो उस चीज को नहीं रोकना चाहते। एक ये मेजर रीजन नजर आती है। तो स्टिल गलत होते हुए भी वो सही, वो उस काम के ऊपर काम कर रहे हैं, सही काम के ऊपर, गलत होते हुए भी हम लोग, सही होते हुए भी हम लोग काम नहीं कर रहे। तो पॉइंट यही है कि जो फाउंडेशन ईयर होगा, फेज होगा, उसमें जो कोर्सेज और प्रोग्राम का मैंने मेंशन किया था ना, उसमें यही आएगा कि हमें जो अब तक थ्योरीज सारी आ चुकी हैं वो भी कवर अप करवानी चाहिए कि उसके अंदर फ्लॉज क्या है, वो गलत क्यों है। कुरान गाइडेड इसलिए इसका नाम है, इसीलिए इसका विजन भी है कि हर जगह पे कुरान हमें गाइड कर रहा होगा, और स्कॉलर्स भी हमें एडवाइस कर रहे होंगे, स्कॉलर से भी हमने लाइन इसलिए स्टार्ट में रहना है ताकि हमें वो डायरेक्शन भी दे रहे हो कि नहीं ये पॉइंट गलत हो गया है, कि इंसान की तख्लीक करते करते जो स्टेप्स आ रहे हैं, इंसान जो नॉन मुस्लिम की रिसर्च आ रही है उनकी थ्योरी में कहाँ पॉइंट गलत हो रहा है, और अभी जो कुरान हमें गाइड कर रहा है वो कैसे क्लैश कर रहा है, तो हमें वो चीज़ लाजमी सामने रखनी होगी। तो ये कोर्सेज लाजमी करवानी होगी कि उनकी थ्योरी को भी आइडेंटिफाई करेंगे कि अब तक क्या रिसर्च है, और हम खुद भी जीरो से लेकर चलेंगे। उसकी रीज़न ये है कि हमने कुरान से रिसर्च करनी है। कुरान हमें जो डायरेक्शन बता रहा है कुरान कतई है, और उसने हमेशा, कुरान ने आ, कतई मतलब हमेशा ऑथेंटिक बात बताई है, ठीक है। तो कुरान ने बता दिया इंसान की तख्लीक का आगाज मिट्टी से हुआ है, जमीन में ही हुआ है। अब ये बात ठीक है, और एक इंसान से हुआ है, नफ्स वाहिद से हुआ है। तो अब हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि अब हमने इसके आगे स्टडी करनी है। अब जो ये लोग जीन्स और फिर इन्वायरमेंट को ले आते हैं कि उससे ये हो गया और बंदर से इंसान बन गए, ये सब गलत है। इसको हमने फिर रिजेक्ट करना है, उसके लिए फिर हमें स्टडी करनी पड़ेगी। तो जीरो से भी स्टडी करवानी होगी, और ऑलरेडी जो पब्लिश उनकी स्टडीज हैं उनको भी इस कोर्सेज के अंदर उसका पार्ट बनाना होगा। तो ये दोनों चीज़ें हैं, ये दोनों चीज साथ लेके चलनी पड़ेगी फाउंडेशन कोर्स में, ताकि हर कोई जो स्टूडेंट है वो इस फेज पे नहीं होते कि उनको कुरान से गाइडेंस ऐसी मिल रही हो। साइंटिस्ट बेशक बन रहे होते हैं, लेकिन वो उनको सही समझ रहे होते हैं, तो कुरान से गाइडेंस जब मिले तो वो ठीक नहीं हो पा रहा होता। तो अलाइन करना जरूरी है इस चीज के अंदर। तो दोनों कोर्सेज इसके अंदर स्टार्टिंग से करवाने जरूरी है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। अब लास्ट क्वेश्चन लेते हैं तूबा अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। हमारा सवाल ये है कि अभी मोहतरम ने बात की कि हमें बैनुल अक़वामी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ कनेक्शन बिल्डअप करने होंगे, और जो गवर्नमेंट है वो भी सपोर्ट करती है रिसर्चर्स को, तहकीकारों को, कि आप तहकीक करें, और उन्हें अपने खर्चे पे बाहर भी भेजती है। ये यहाँ तक बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि जो हुकूमत मुल्क के बेहतरीन दिमागों को सेलेक्ट करके जो बाहर भेजती है अपने खर्चे पे, वो वापस नहीं आते हैं, वो वहीं पे रहते हैं, ठीक है। वो बाद में उनका जो नामो निशान है वही ख़त्म हो जाता है। दूसरी बात ये कि इट्स अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक, पाकिस्तान में इस मामले को हाईलाइट नहीं किया जाता। कुछ लोग इसे कंस्पिरेसी थ्योरी कहते हैं, लेकिन इस बात को मद्देनज़र रखना ज़रूरी होगा कि धुआं वहीं से उठता है जहां आग लगी होती है। और चूँकि जामिया पंजाब से बहुत से जो टीचर्स हैं वो लोग गए हुए हैं सिलेक्ट होके, प्रोफेसर्स, एंड बाद में फिर उनका, चूँकि हम खुद जामिया पंजाब के तालिब इल्म हैं तो इसलिए हम इस बात को आगे रख रहे हैं, और कि वो जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं, यहाँ पे हमारे बेस्ट ब्रेन्स होते हैं, वो एकदम से ख़त्म हो जाते हैं, नामो निशानी उनका मिट जाता है। जब वो अफराद ही गायब हो गया तो उसकी जो तहकीक है या फिर जो कनेक्शन बिल्डिंग या जो कुछ भी था वो किधर जाएगा। दूसरा सवाल हमारा ये है कि आपने कहा कि जो हमारी तहकीक होगी उसे हमने इस्लामी पैराहे में रखते हुए करनी होगी। अब चूँकि इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़ ऑल ओवर द जो वर्ल्ड हैं, उनमें चूँकि लैंग्वेज बैरियर आ रहा है, रिसर्च पेपर्स जो हैं वो इंग्लिश में पब्लिश नहीं हो रहे। तो जो मोस्टली जो लोग हैं जो एमफिल या पीएचडी की तरफ जाते हैं, उनका जो रुझान होता है इतना इस्लामिक टच की तरफ नहीं होता। दे वांट टू डू पीएचडी, और उनका को होता है कि किस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या हार्वर्ड या इस तरह से इंग्लिश यूनिवर्सिटी में जाएं, जहाँ पे देयर इज़ नो एनी कंसेप्ट ऑफ रिलेटिंग देयर रिसर्च विद इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो जब वहाँ पे आप जा रहे हो और वहाँ पे कोई नामो निशान ही नहीं है कि आप मज़हब
को लिंक करते हुए अपनी तहकीक आगे जारी रख सको, क्योंकि वहाँ पे तो वो कहते हैं मज़हब इज़ समथिंग एल्स एंड साइंस इज़ समथिंग एल्स, यू कांट रिलेट बोथ थिंग्स। अगर हम अपना पर्सपेक्टिव सामने रखते भी हैं तो हमें वहाँ जाके रेसिज्म का सामना करना पड़ता है, एंड इन मोस्ट केसेस वो हमें वो कर देते हैं, बेदखल कर देते हैं। तो फिर ऐसी सूरत तो हाल आपका में क्वेश्चन अगर क्या है? हम क्या करें? काइंडली इसको प्रिसाइज कर लीजिएगा। हमें समझने लगी आपने क्या कहा? अपने क्वेश्चन को प्रिसाइज कीजिएगा और रेलेवेंट हो, ये रिक्वेस्ट है। दो चीज़ें। पहली चीज़ ये कि अगर हम अपने बेस्ट फ्रेंड्स बाहर भेज भी रहे हैं कनेक्शन बिल्डअप करने के लिए, तो जो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना, वो गायब हो रहे हैं, ठीक है? कुछ अफराद मुल्क में इस मामले को हाईलाइट नहीं किया जाता, वो लोग इन्हें इसे कंस्पिरेसी थ्योरी कर देते हैं, लेकिन अगर ये कंस्पिरेसी थ्योरी भी है तो धुआं वहीं से उठता है जहाँ आग लगी होती है। दूसरा सवाल ये है कि अगर हम इस्लामी रिसर्च हमें कंटिन्यू करनी है और हम इस्लामी पेराहे में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर आ रहा है, तो अगर हम इंग्लिश सेक्टर्स में जाते भी हैं तो वहाँ पे वो रिलीजन को समथिंग एल्स रखते हैं और साइंस को समथिंग एल्स रखते हैं, दोनों को कंबाइन लेके नहीं चलते। तो फिर एक मुसलमान बंदा जो कि तहकीक करना चाहता है इस्लामी दायरे में रहते हुए, वो कैसे कंटिन्यू कर पाएगा? अच्छा, जो आपने आपका पहला पॉइंट है ना, एक इसका सिंपल जवाब यही है कि हमने बंदे नहीं भेजने, हमने टीम भेजनी है। और टीम गवर्नमेंट के थ्रू जाएगी, प्राइवेट नहीं जाएगी। प्राइवेट करेंगे तो ये इश्यूज आते रहेंगे। गवर्नमेंट की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट की तरफ से टीम जाएगी तो ये पे प्रॉब्लम्स कम हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकता नहीं हो सकते, लेकिन कम हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट की सपोर्ट होती है। आपके पास परमिट्स होते हैं, लीगल नोटिस होता है, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होती है सारी, और आप पूरी टीम जाते हैं। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है, ऑलरेडी जो फॉर एग्जांपल अभी फाउंडेशन फेज पे अगर हम लोग इसको आपके सवाल को रख लें, तो फाउंडेशन फेज पे रखते हुए सामने फॉर एग्जांपल आज हमारा एक इंस्टीट्यूट बन के काम वगैरह हम लोग कर रहे हैं, इस चीज़ के ऊपर कोर्सेज हो रहे हैं। तो हमने ग्लोबल लेवल पे स्टार्ट में ही मुस्लिम साइंटिस्ट को भी और जो नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट उनसे कनेक्शन करना शुरू करते हैं, यानी कनेक्ट होना शुरू करते हैं, नेटवर्क बनाना शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल यूरोप के अंदर साइंटिस्ट हैं तो हम उनसे कनेक्ट होंगे, तो हम उनसे रिसर्च लिया करेंगे, उनसे उनकी जो फाइंडिंग्स हैं उनके ऊपर बात किया करेंगे, उनसे लेकर लेकर उसके ऊपर फिर हम लोग उनसे डिस्कस करेंगे चीज़ों को लेके कि इस तरह करते हैं, इस तरह करते हैं, ताकि एक कोलैबोरेशन भी चले, कनेक्शन भी रहे। और जो अगर हम लोग स्टार्ट में फाउंडेशन फेज में उन कंट्रीज में नहीं जा पा रहे, तो हम लोग के पास भी वो रिसर्च आ रही है और हम लोग बता भी रहे दुनिया को, नहीं ये रिसर्च ठीक नहीं है, इसमें इस तरह और वर्किंग होनी चाहिए वगैरह वगैरह, वो काम कर सकते हैं। ये दो दो स्टेप्स है मेजर। जब हमने ग्लोबल लेवल पे जाना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमने जब मुस्लिम यूनिवर्सिटी कह रहा हूँ, जो ऑलरेडी इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पैलेंटोलॉजी के ऊपर वर्किंग कर रही हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, जब हमने उनसे लिंक करना है, उधर जाना है, तो अपनी रिसर्च जब रखनी भी है या फिर शेयर भी करनी है, उनकी हेल्प लेनी है, सपोर्ट लेनी है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि कंपैरेटिव स्टडी की जाए और बताई जाए कि इस तरह से वर्किंग कुरान हमें ये गाइड कर रहा है, ये चीज़ ऐसे कर रहा है। जब तक ये सब चीज़ें हैं, जब तक हम एक ऐसी स्टेज पे हैं कि ना हमारे पास प्रॉपर बिगर इंस्टीट्यूट ना बन जाए, ग्लोबल लेवल पे इफेक्ट ना जा रहा हो, और अपनी लैब्स ना हो, ये सब चीजें मैटर करती हैं, ये सारे इनिशियल स्टेजेस हैं। तो उसमें ऐसे कोलैबोरेशन करनी पड़ती है। और ये बहुत जरूरी है कंपैरेटिव स्टडी, जो मैंने कहा था यतलू अलैहिम आयाती को सामने जरूर रखना है कि हमने दीन की दावत भी देनी है। तो एक बहुत बड़ी निशानी है कि जब हम कंपैरेटिव स्टडी उनको दिखाएंगे, वहाँ हमारे पास जो भी रिसर्चर्स जाएंगे जो ये लैंग्वेज बैरियर को जानते होंगे, तो वो जाके जब अपनी रिसर्च पब्लिश करके दिखाएंगे कि देखें कुरान ये क्या बात कह रहा है, आपकी बाइबल ये बात कहती है, और रिसर्च अभी हमने ये किया है, तो आपके सामने रिजल्ट आ रहे हैं, अभी हमने और तहकीक करनी है, क्योंकि तहकीक तो चलती रहेगी। तो उनके सामने इटसेल्फ ये रिजल्ट सामने आएगा कि वो लोग गौर व फिक्र कर सकेंगे कि हाँ कुरान हमें कैसे गाइड करता है, वो कुरान की तरफ इन्फ्लुएंस होना शुरू होंगे। इसलिए यतलून आयाती का कंपार्टमेंट बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो उसका मतलब ये नहीं कि हमने दिखाना है इनको हर दफा जाके, दावत कभी भी ऐसे नहीं होती कि बस तुम लोग गलत हो हम ही सिर्फ सही हैं, दावत कभी भी ऐसे नहीं होती। कंपैरेटिव स्टडी से ही बात बताई जाती है कि दोनों चीजों को सामने रखो, दलील देखो, वेट करो, और आइडेंटिफाई करो कि कौन सी बात ज्यादा सही है। तो जो भी रिसर्चर्स होते हैं ना, उनका माइंडसेट पहले ही ऐसे होता है, तो हमने भी यही करना है। ये इतना बड़ा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। ठीक, तो बहुत बहुत शुक्रिया। अभी फीडबैक फॉर्म जो है ना चैट में शेयर कर दिया गया है, किसी के भी अगर कोई क्वेश्चन रहता है, कोई सजेशन है, तो फीडबैक फॉर्म उसको फिल कर लीजिए। और एक और सेशन हमारा इंतज़ार कर रहा है। सो हो आज के सेशन को इधर ही ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं। फिर मुलाकात होगी एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।